देखा जाए ना, इस चैप्टर का जो सबसे भारी भरकम काम था वो कर लिया। इस चैप्टर का जो भारी भरकम काम, हालांकि ये भारी भरकम काम भी आपके लिए अब आसान हो गया है कि कैसे किसी ऑसिलेटिंग पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ढूंढते हैं। यदि कोई ऑसिलेट कर रहा है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन कैसे ढूंढते हैं। इज इट ओके? मैंने दो मेथड बताए थे, चाहे पहला मेथड अच्छा लगे उससे कर लेना, चाहे सर्कुलर मोशन से ढूंढ लेना। सर्कुलर मोशन से थोड़ा आसान लगता है, ठीक है, लेकिन वो भी आप जब प्रैक्टिस करोगे तब पता चलेगा जो पहला मेथड है ना वो भी कभी कभी काम में आ जाता है, फटाक से कर देता है। चलिए, पेपर में सर्कुलर मोशन के थ्रू ज्यादा आता है। अब देखिए, हमने डिस्प्लेसमेंट तो निकाल दिया ना। बताइए डिस्प्लेसमेंट किस फॉर्म में होगा? हम ये मान सकते हैं आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, मान सकते हैं नहीं कि किसी ऑसिलेटिंग पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ये होती है, यही, ठीक है। किसी भी ऑसिलेटिंग, आप कॉस लेना चाहो कॉस ले सकते हो, साइन लेना चाहो साइन ले सकते हो, चलो कॉस ही ले लेते हैं, ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यदि कोई पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है ना, ऑसिलेट, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ये होगी। कहीं से भी स्टार्ट करे उसका फाइव पता चल जाता है, फिर हमें कहीं से भी स्टार्ट करे फाइव की वैल्यू निकल के आ जाती है। तो सबके लिए ये इक्वेशन लिख सकते हैं, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, चाहे साइन लिखो चाहे कॉस लिखो। अब आज की क्लास बहुत आसान होने वाली है। अब हम वेलोसिटी निकालेंगे। अब वेलोसिटी निकालने के लिए बचपन से पढ़ रहे हो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, आप ds अपॉन dt कर दीजिए, वेलोसिटी निकल गई। बस यहाँ s को हमने x लिख रखा है तो क्या हुआ, तो इस फॉर्मूले से तो वेलोसिटी निकलेगी। और फिर यदि वेलोसिटी हम निकाल लेंगे जो ऐसे निकल जाएगी, फिर उसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा a। तो एक्सेलरेशन ऐसे निकाल लेंगे। तीन चीजें निकालूंगा आज मैं, तीन चीजें, और बहुत जल्दी हो जाएगी ये कहानी। तो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी आ जाएगी, फिर वेलोसिटी जब निकले तो उसको डिफरेंशिएट करके a आ जाएगा, और फिर जब a आ जाएगा तो उसमें m का मल्टीप्लाई कर दो तो f आ जाएगा, क्योंकि फोर्स कहता है मेरे पास मां है। ठीक है, तो चलिए ये काम करते हैं, ये काम करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा रिवीजन देते हैं, जो लोग बाद में जुड़े हैं उनको बताता हूं। देखो, यदि साइन एन थीटा का डिफरेंशिएशन करना हो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, साइन एन थीटा का डिफरेंशिएशन, अच्छा आपने x के रूप में पढ़ा है तो x लिख दीजिए। साइन एन एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है आपको, साइन एन एक्स का। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एन एक्स को तो कॉस एन एक्स लिख दो, डिफरेंशिएशन में साइन कॉस हो जाएगा, और फिर आप किसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हो, x के रेस्पेक्ट। तो यहाँ x को देखिए, x के साथ जो भी कोफिशिएंट हो उसको बाहर हो ले लीजिए एक बार मल्टीप्लाई में। जैसे x की पावर n को जब डिफरेंशिएट करते हो तो पावर बाहर आ जाती है, इसमें पावर बाहर नहीं आती, इसमें x का कोफिशिएंट बाहर आ जाता है। जो भी यहाँ पर होगा ना वो x का, जिसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हो बाहर आ जाता है। ऐसे यदि cos nx का डिफरेंशिएट करे, cos nx का डिफरेंशिएट करे तो इसमें cos का साइन हो जाएगा साइन nx, और x का कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा ये। इसमें एक चीज और एक्स्ट्रा करते हैं, cos के डिफरेंशिएशन माइनस में आते हैं, cos का डिफरेंशिएशन माइनस में, क्योंकि जैसे जैसे x बढ़ता है cos घटता है, इसलिए वो माइनस आता है डिफरेंशिएशन। ये है हमारा डिफरेंशिएशन। आइए, यदि आपको इमेजिन करो साइन ओमेगा टी का करना पड़े, भाई मैंने बस a प्लस बी का होल स्क्वायर की जगह c प्लस डी का होल स्क्वायर खोलने की बोल रहा हूँ। अब ये d अपॉन डी टी, क्योंकि यहाँ x था तो x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन, अब t है तो t के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन आ जाए, तो कैसे करोगे, कुछ नहीं, साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी लिखिए, और जो t का कोफिशिएंट है ओमेगा उसको बाहर लिख दीजिए, खत्म। ऐसे यदि कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हो तो d अपॉन डी टी करना पड़े, तो कॉस ओमेगा टी का साइन ओमेगा टी, और ओमेगा कोफिशिएंट बाहर लीजिए, लेकिन यह माइनस आएगा। आया समझ में, ये डिफरेंशिएशन होता है। और लास्ट यदि मान लो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव हो, जो कि हमें यहां मिलेंगे, है ना, या कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव हो, केवल ओमेगा टी ही नहीं उसके साथ प्लस फाइव हो, और अब डिफरेंशिएशन करना पड़े तो नॉट अ बिग डील, ये भी आ जाएगा समझ में। ये डिफरेंशिएशन करना है आप, तो वही एटीट्यूड के साथ करिए, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव लिख दीजिए, मतलब जो एंगल है वो वही लिखिए, और फिर टी के रेस्पेक्ट कर रहे हैं ना, तो टी का जो कोफिशिएंट है वही मल्टीप्लाई होगा, खत्म, बस यही एटीट्यूड रखना है। ऐसे कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव का करोगे तो पहले साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिख दीजिए उसको,
साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिख दिया। उसके बाद जो टी का कॉफिशिएंट उसे बाहर लिख दीजिए, और फिर ये याद रखिए कॉस के डिफरेंशिएशन नेगेटिव में चलते हैं, माइनस हो रहेगा, माइनस दिख रहा है ना, वो इक्वल के साथ घुस गया। हाँ चलिए, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। ये हमारी मान लो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, मान लो हमारी। मैंने x इक्वल टू आर कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव लिख दिया है, नोट्स में मैंने दोनों तरीके से दे रखा है। मैं एक यहां बता देता हूँ, एक अपने आप देख लेना, सेम आता है कि माना किसी ऑसिलेटिंग पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट ये है, देन उसकी जो वेलोसिटी निकलेगी, देन फ्रॉम वेलोसिटी निकलती है dx अपॉन dt से। ओके, इसका मतलब v बराबर d अपॉन dt, x की वैल्यू लिख दीजिए r cos ओमेगा t प्लस फाइव। पहले सुनना बेटा, d d dt dt, x की वैल्यू लिखी है, अभी डिफरेंशिएशन ऑपरेट नहीं हुआ, हमने x को ये माना है ना। तो अब आ जाइए v इक्वल टू, सबसे पहले तो r को बाहर ले लीजिए, मैं एक ही स्टेप में ले लेता हूं, है ना, इसी में, क्योंकि डिफरेंशिएशन का रूल जो कांस्टेंट है, अरे एम्पलीट्यूड तो कांस्टेंट है ना हमारा, हम एसएचएम पढ़ रहे हैं, दुनिया का सबसे सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसका एम्पलीट्यूड बदलता नहीं है, और ये खाली r लिखा हुआ है, इस r को बाहर लो पहले। देखना ये स्टेप समझ में आ गया है नहीं, कि r को बाहर ले लिया, वो तो अच्छा है, वीडियो रिकॉर्डेड रहते हैं, तो आप जब भी देखोगे समझ में आ जाएगा कि हमने x लिखा है, फिर जब डिफरेंशिएशन प्रोसीजर होगा तो r बाहर आ गया, ठीक है। अब r बाहर आ गया, ये डिफरेंशिएशन अभी भी आपके सामने लिखा हुआ है, ये रहा। तो क्या डिफरेंशिएशन आएगा इसका, चलो उस तरह से नहीं देखते, प्रैक्टिस करते हैं दोबारा से। साइन कॉस का हो जाता है साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, फिर टी का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई लेना है, और फिर कॉस का डिफरेंशिएशन है तो माइनस होगा, तो यानी जो वेलोसिटी हो गई वो आ गई माइनस आर ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये बंदे की वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसे इसको ये टशन था ना, कॉलर उठा के कि तुम मुझे टी दो मैं तुम्हें एक्स दूंगा, तुम मुझे टी दो मैं तुम्हें एक्स दूंगा, है ना, तो इसको ये टशन है, तुम मुझे टी दो मैं तुम्हें वी बता दूंगा, दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आइए थोड़ी सी मैथ और सीखते हैं, आऊंगा बढ़ूंगा, इसको पहले सीख लें थोड़ा सा और। देखिए एक बात बताइए, यदि y बराबर साइन थीटा है तो y की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी ना, y की मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि साइन की ही मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है और हो ही नहीं सकती। यदि कोई फंक्शन है तो आप लिखोगे y की मैक्सिमम वैल्यू प्लस 1 या 1 होगी, इज इट ओके, y की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, तो हम इस 1 को बोलेंगे इसका एम्पलीट्यूड। जो गौर से देखो, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, 1 लग रहा है, तो इस y का एम्पलीट्यूड 1 है जो यहां लग रहा था, क्योंकि y की खुद की मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी साइन थीटा की खुद की वैल्यू मैक्सिमम 1, तो y 1 से ज्यादा आ ही नहीं सकता, तो y की मैक्सिमम वैल्यू 1। तो एक्चुअली ये कहानी कॉस पे भी लागू होती है, जैसे y इक्वल टू कॉस थीटा होता मान लो, तो पता है y की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही आ सकती है, y की मैक्सिमम वैल्यू, तो वो 1 आप गौर से देखिए यहां लग रहा है वो यहाँ पे। अब एक और चीज, यदि y इक्वल टू, अच्छा एक और चीज, यदि ये y इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता तो भी y की मैक्सिमम वैल्यू प्लस 1 ही आ सकती है। सोचो क्यों आ सकती है, y की इस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 ही आ सकती है, तब भी हमारा एटीट्यूड यही रहेगा, क्योंकि जब साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा 1 और माइनस 1 के बीच में डोलते रहते हैं, ये मैंने एक दिन बताया था ना, कि चाहे वो साइन थीटा हो चाहे वो कॉस थीटा हो, ये दोनों मैक्सिमम प्लस 1 हो सकते हैं, माइनस 1 हो सकते हैं, तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू भी प्लस 1 ही आएगी। वो बात अलग है जब साइन थीटा माइनस 1 होगा तब आएगी, क्योंकि एक माइनस उसको एडजस्ट कर देगा ये, लेकिन y की मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। अब सुनिए, अब यदि मैं आपसे यूं कहता हूं कि y इक्वल टू साइन थीटा, तो y की मैक्सिमम वैल्यू 1। अब यदि मैं इसे 5 साइन थीटा लिख दूं तो 5 साइन थीटा, तो सुनना y इक्वल टू 5 साइन थीटा, तो y इक्वल टू, दोबारा समझने वाले समझ गए होंगे, तो y की वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब ये मैक्सिमम होगा, है ना, यह मैक्सिमम y की, यदि आपको केवल मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो जब ये मैक्सिमम होगा, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है बस। तो इसका मतलब इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हुई, ये। तो यहां से समझना सीखिए कि साइन और कॉस के बगल में जो ये लगा रहता है ना, वो उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है। जो साइन और कॉस के बगल में, साइन और देखो कॉस के बगल में क्या लग रहा है 1, माइनस साइन थीटा के बगल में क्या लग रहा है 1, आपको उस माइनस को नहीं देखना, आपको मैक्सिमम वैल्यू ढूंढनी है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हुई 5। तो मुझे ये बताइए, यदि y इक्वल टू मान लो 5 इंटू 6, या चलो 6 कॉस थीटा लिख रहा है,
तो इस y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है बताओ, जल्दी से टाइप करना। इस y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? y इज अ फंक्शन ऑफ कॉस, बिल्कुल ठीक 6। इवन या माइनस भी आ जाए तो भी आप क्या कहोगे, इस y की मैक्सिमम वैल्यू 6 है, 6 है y की मैक्सिमम वैल्यू। तो फिर मेरा काम हो गया, सबने ठीक आंसर दिया। तो वैसे ही आप इसे देखो कि ये कोई y लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ टाइम, है ना? तो इस v की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी इस फंक्शन को, पहले आप देखो फिर मैं बताता हूं। इस v की मैक्सिमम वैल्यू, वेरी गुड हर्ष, इस v की मैक्सिमम वैल्यू, इस v की मैक्सिमम वैल्यू, हर्ष ने ठीक दिया। बाकी बेटा टाइप करो जल्दी से, जो चीज आपके बताने वाली आप ही बताया करो। छाया, निकिता गलत हो गया, छाया ने ठीक दिया। इस y की, मैं तो शायद ठीक, निकिता साइन के बगल में लग रहा है आर ओमेगा, तो ये जो आर ओमेगा भाई साहब है, ये जो आर ओमेगा है, नहीं भूमिका गड़बड़ हो गई, ये जो आर ओमेगा लग रहा है ये पूरा, अरे मैं 6 को ऐसे लिख दूं 2 into 3, ऐसे लिख दूं 2 into 3। आपको बस ये देखना है कॉस के बगल में क्या नंबर लिखा हुआ है। तो साइन के बगल में पता ना v की मैक्सिमम वैल्यू तब होगी ना जब ये भाई साहब मैक्सिमम होंगे, ये मैक्सिमम से मैक्सिमम, मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 ही तो आ सकता है। तो यानी हमने देखा कि v की मैक्सिमम वैल्यू आर ओमेगा ही आ सकती है। इसको बोलते हैं, ये जो लग रहा है कोफिशिएंट, इसको या इसको बोलते हैं वेलोसिटी एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी, इसे याद कर लीजिएगा। जैसे डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड आर है, यानी ये आर क्या चीज है, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू, तो v की मैक्सिमम वैल्यू आर ओमेगा होगी। इस पे बहुत सवाल मिलेंगे, रट लो इसे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो पूरा फंक्शन यूज करके निकाल पाएंगे हम, पूरा फंक्शन यूज करके ही निकलेगी। तुम मुझे टी दो, मैं तुम्हें वी दूंगा, लेकिन जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी वो इतनी होगी। और पता है ऑसिलेटिंग पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी यहां पर होती है जब वो अपनी मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहा होता है, यूं या यूं। इस समय प्लस आर ओमेगा हो जाएगी वेलोसिटी, और इस समय माइनस आर ओमेगा। और जब वो एक्सट्रीम पर होता है तो उसकी वेलोसिटी 0 होती है। ठीक है, अभी जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा आपको समझ में आने लगेगा। ठीक, अब आ जाइए वेलोसिटी एम्पलीट्यूड। अब इस, अच्छा मुझे ये बताइए, v बराबर u प्लस ए टी पढ़ा था ना आपने, वो वहां पढ़ा था, ये कहा, ये क्वेश्चन यहां नहीं चलेगी, ये तो मान लिया हमने। लेकिन ये क्वेश्चन का दम ये था कि तुम मुझे टी दो, मैं तुम्हें वी दूंगा। मतलब जो औकात इसकी हुआ करती थी वहां पे, वो औकात इसकी है यहाँ पर, क्योंकि ये भी टी डिपेंडेंट है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, कि तुम मुझे टी दो, मैं तुम्हें वी दूंगा। लेकिन आपको पता है इसमें एक तीसरी इक्वेशन और थी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये भी तो v निकालता था ना, निकालता था, वही v निकालेगा। लेकिन इससे 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 ये होगा, ये x या s डिपेंडेंट है। तुम मुझे s दो, डिस्प्लेसमेंट दो, तो मैं तुम्हें v दे दूंगा। क्योंकि कभी कभी घटनाएं, सिचुएशन ऐसी हो जाती थी कि आपको t नहीं डिस्प्लेसमेंट पता है, तो वो जिस पोजीशन पे हो वो पोजीशन डाल दीजिए, v निकल जाएगा। तो ऐसी भी एक इक्वेशन यहां बना सकते हैं। देखिए कैसे, आइए इसको स्क्वायर कर रहा हूं मैं, इस इक्वेशन को। तो वी स्क्वायर इक्वल टू हो गया, ये माइनस भी धुल गया, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, मैंने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, दोनों ओर का स्क्वायर कर दिया, तो वी स्क्वायर तो आया एटलीस्ट। फिर मैं क्या कर रहा हूं, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इसको मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। जो जानते हैं वो जानते हैं ना, अरे वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा मैंने क्यों किया वो समझ जाओगे, लेकिन ये होता है ना ऐसे, साइन स्क्वायर थीटा को जैसा थीटा है वो यूज करूंगा। अब इस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई में लीजिए, मतलब ब्रैकेट खोलना हो, ये माइनस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। डन करूंगा, तो वो कौन सा डायलॉग है मैंने तो याद नहीं है, गिद्ध की नजर चाहिए बाजीराव की नजर से कोई बच नहीं पाया है। देखिए देखने, ये वी स्क्वायर चल रहा है, वी स्क्वायर। आप गौर से देखो, यदि इसमें सब में से स्क्वायर स्क्वायर हटा दूं, एक मिनट एक काम करता हूं, एक मिनट, अभी नहीं दिखेगा। इस ओमेगा स्क्वायर को यहां लिख दूं मैं पहले, ये जो ओमेगा स्क्वायर है ना थोड़ा इधर उधर लिख देता हूं, इस इधर आर स्क्वायर ताकि और अच्छे से दिखे, और ये ओमेगा स्क्वायर, मतलब इसको आगे पीछे लिखा कुछ नहीं, ताकि आपको ये दिखे कुछ है ये इतना, आर स्क्वायर से लेके कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 तक। ये देखिए गौर से, ओ हाँ ये तो डिस्प्लेसमेंट है, एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर है डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब
इसको एज इट इज, ठीक है, आर इसको भी ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर ही लिख दूं, फिर इसको भी माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब इस पूरे टर्म को आप एक्स स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं? आगे बस आगे जो औकात इसकी थी वो औकात इसकी है कि तुम मुझे एक्स दो, ये टी डिपेंडेंट थी, ये टी का फंक्शन थी, ये एक्स डिपेंडेंट है कि तुम मुझे एक्स दो कि तुम्हें वी दे दूंगा। एसएचएम में ये इक्वेशन होती है, और चाहो तो वी निकाल लीजिए, तो वी बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्या कॉमन आ रहा है, वी स्क्वायर, एक मिनट, वी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाहर लो तो ये बचेगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वी हो गया, अंडर रूट निकालोगे तो ओमेगा का अंडर रूट तो ये आ ही गया, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्चुअली प्लस माइनस, यानी इससे भी वेलोसिटी निकलती है, इससे भी वेलोसिटी निकलती है, इससे भी निकलती है, इससे भी, तो सेम। अब देखिए अलग अलग नहीं निकलेगी इनसे, ये मैं मिटा देता हूं, ये मान के कि आपको डिफरेंशिएशन आ गया, अभी एक बार और जरूरत पड़ेगी, लेकिन देखिए जहां जहां बॉक्स मार रहा हूं उनका मतलब ध्यान रखना, ये v, ये x, ये v, ये x का एम्पलीट्यूड, ये v का एम्पलीट्यूड आर ओमेगा। अच्छा इसको एक बार चेक कराता हूं, एक एग्जांपल, इस फॉर्मूले को यूज कराता हूं, इसको तो बाद में यूज कराऊंगा, बाद में ग्राफ बनाऊंगा ना तब। अभी देखिए मान लो यदि कोई पार्टिकल यहां पर है, यहां पर है मतलब इस समय E1 पर, तो जब वो पार्टिकल E1 पर होगा तो उसकी वैल्यू प्लस आर है, बोलो है या नहीं, उसकी पोजीशन जब पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम पर होगा तो उसकी वैल्यू जब यहां पर है, जहां गहरा डॉट बना है वो प्लस आर, ये इसका डिस्प्लेसमेंट ये, ठीक। अब ये प्लस आर इसमें डाल दीजिए, प्लस आर एक्स की वैल्यू, तो बताना वी कितना आ रहा है, वी प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स की जगह भी आर स्क्वायर, वी इक्वल टू 0। और यदि पार्टिकल यहां की बजाय यहां होता तो उसका आर माइनस आर होता, तो यहां माइनस आर रखते तब भी 0 ही आता। मतलब जब पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम पर होता है, मैंने दोनों लिख दी, ठीक है, पर फिगर में यहां देखा है एक्सट्रीम पर, उसकी वेलोसिटी 0। और ये बात आपको पचनी चाहिए कि हाँ यार एसएचएम में जब पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम पर होता है तो वो पल भर के लिए रुक जाता है वहां, तो देखा ना, थोड़ा वेरीफाई सा हो जाता है तो थोड़ा अच्छा लगता है कि, है ना। और दूसरा दिखाता हूं, मान लो यदि पार्टिकल मीन पोजीशन पर है, मीन पोजीशन पर, तो अब उसका एक्स की वैल्यू 0 है ना, जब वो खुद वहीं पर है तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर मीन पोजीशन से मेजर होता है, तो वो यदि वो यहाँ पर है, सॉरी बेटा, हाँ, क्योंकि जब वो मीन पर होता है तो उसमें एरो भी होता है, ठीक है। तो अब इसमें x इक्वल टू 0 डाल दो, तो v इक्वल टू कितना आएगा, प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स की जगह 0 का स्क्वायर रख दो, तो v इक्वल टू हो गया प्लस माइनस आर बचेगा आर ओमेगा। और ये चीज आपको इस फिगर में देख के बतानी पड़ेगी कि वो प्लस है माइनस, तो हम प्लस यूज करेंगे क्योंकि इधर की ओर जा रहा है। और गौर से देखो ये आर ओमेगा तो मैक्सिमम वेलोसिटी थी, हाँ, तो ये यही तो बता रहा है कि जब पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पर होगा तो उसकी जो वेलोसिटी आएगी वो मैक्सिमम होगी। और होता ही है जब पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो मीन पोजीशन से गुजरते वक्त उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। यदि ये एरो इधर होता तो माइनस आर ओमेगा लिखता मैं, यदि एरो इधर होता तो होती मैक्सिमम ही, लेकिन डायरेक्शन वाइज अपोजिट होता। आ रहा है ना समझ में? अच्छा इस फॉर्मूले को गौर से भी देखो एक बार, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वैसे वैसे और ज्यादा घटेगा, वी घटेगा, चेक करो। यहां से ये भी फील आना चाहिए कि यदि एक्स की वैल्यू 0 थी तो मैक्सिमम आ रहा है, अब जब एक्स यहाँ आएगा बढ़ेगा तो कुछ घटना चालू हो जाएगा, फिर और बढ़ेगा तो और घटना चालू हो जाएगा, और बढ़ेगा तो और, तो जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वी घट रहा है। यहाँ पे देखना ये समझ में आया है नहीं आया, पूरा पूरा जो बोर्ड पर है आया है नहीं, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि आप जग रहे हो। ये भी तो देखना है, सुबह क्लास ली है 6:30 से, यानी ठंड में रजाई में घुस के पढ़ रहे होगे। अच्छा कितने लोग रजाई में घुस के पढ़ रहे हैं, और उसमें कोई बुराई थोड़ी नहीं है ना, तो 100 के 1000 ठंड में हम कुर्सी पे बैठ के पढ़ेंगे, कितने लोग आराम से रजाई कंबल ओढ़ के, हाँ, आराम से चाय फाय की चुस्की लेके पढ़ते रहो। और क्या, सबने आंसर दिया। अच्छा छाया वाया आराम से कंट्रोल डिसिप्लिन हो गए, सूट टाई पहन के, हाँ, अरे और क्या, ऐसा मौका कम मिलेगा तुमको कि रजाई में बैठ बैठ के पढ़ रहे हो। तो होपफुली कि आपको ये समझ में आया कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमने कैसे निकाली, डिफरेंशिएट करके, फिर बाद में तो जुगाड़बाजी से उसे एडजस्ट कर दिया, ठीक है। और ये जो प्लस माइनस है ना, जैसे यहाँ वो आपको खुद देख के लगाना पड़ेगा। अच्छा एक बात जो इसमें अच्छी बात है, कहाँ गया, इसमें ये आपको खुद देख के नहीं, ये अपने आप बता देगा प्लस या माइनस। जब ग्राफ बताऊंगा तब आप देखिएगा इसकी खूबसूरती, अपने आप बता देगा, जैसी वेलोसिटी होगी जैसी होगी अपने आप बता देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं इसे मिटाता हूँ।
आपको ये समझ में आ गया कि ठीक। अब आते हैं एक्सीलरेशन निकालते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट तो ये हो गया वेलोसिटी। नाउ एक्सीलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, नॉट एक्सीलरेशन इंस्टेंटेनियस। ये dv अपॉन dt से निकलता है। तो चलिए एक बार और डिफरेंशिएशन, d अपॉन dt वेलोसिटी। वेलोसिटी कहाँ है, ये रहा बॉक्स। तो पहले वेलोसिटी लिख दूं, माइनस r ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस 5। ये हमारी वेलोसिटी हो गई। पहले मैंने वेलोसिटी का जो फंक्शन था वो लिख दिया। अब माइनस और r ओमेगा को बाहर लेता हूं मैं, क्योंकि इनका थोड़ी नहीं डिफरेंशिएशन होगा, ये तो कांस्टेंट है। अंदर रह गया साइन ओमेगा t प्लस 5। ठीक, अब आइए वही डिफरेंशिएशन जो अभी आज रिवाइज भी करा दिया मैंने। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो जाता है, कॉस ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, और फिर ओमेगा और आएगा, बस इतना ही आएगा। तो a इक्वल टू हो गया। अब मैं इसको कैसे सजा रहा हूं, पहले ओमेगा 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 स्क्वायर, पहले माइनस लिख रहा हूं, ये जो माइनस है, फिर ओमेगा 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 स्क्वायर, और पहले की तरह r जानबूझ के यहां लिख रहा हूं। तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन है। तुम मुझे टी दो, मैं तुम्हें एक्सीलरेशन दूंगा, तुम मुझे टी दो, मैं तुम्हें एक्सीलरेशन दूंगा। ये इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन है। तो देख के बताइए, जैसे x की मैक्सिमम वैल्यू r है, तो ये r इसका एम्पलीट्यूड हुआ। v की मैक्सिमम वैल्यू r ओमेगा है, तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हुई। a की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, जल्दी बताइए। a की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, जल्दी बताइए, बताइए 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 जल्दी। हाँ वेरी गुड छाया, अरे वाह आवाज। तेरे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है क्या, टाइपिंग बोर्ड? ओमेगा पे स्क्वायर कैसे चढ़ा दिया तूने? निकिता ने भी चढ़ा दिया, विधि ने भी ठीक तो लिख दिया। माइनस नहीं लेंगे विधि, एम्पलीट्यूड लिखते समय। स्वानी तुषार वेरी गुड। माइनस यहाँ पे लिया हमने, माइनस नहीं लिया ना। अरे एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम की एब्सोल्यूट वैल्यू। सुनना, एम्पलीट्यूड का मतलब ही होता है, ध्यान करो, जब मैंने एम्पलीट्यूड बताया था डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है ना, लो और एक कंफ्यूजन दूर करता हूं, उसकी मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एक ही एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ये आएगी ओमेगा स्क्वायर आर। इसे भी याद कर लीजिए, इसे एक्सेलरेशन का एम्पलीट्यूड बोलेंगे। क्योंकि कुछ सवाल आपके एनसीईआरटी में लुल्लू टाइप के कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन बता दो, खत्म। वो ये नहीं पूछता कि इस समय बताओ उस समय बताओ। अरे तो आपको तो मजे आ गए ना। तो इसे याद करिए, याद करिए। जब मैं सवाल कराऊंगा और आज ही कराऊंगा तो रुकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, रुकूंगा नहीं। ठीक, ओके। अच्छा अब आ जाइए, तो जो हरकत हमने इसके बाद इसमें कर दी कि टी की जो वेलोसिटी टी के फंक्शन में थी उसे एक्स में रिप्रेजेंट कर दिया। अब आ जाइए, तो गौर से देखना इतने हिस्से को, ये क्या चीज है? अरे ये तो एक्स है हमारा। तो इसका मतलब आप अपने एक्सीलरेशन को माइनस ओमेगा स्क्वायर और इतनी रामायण को सिंपली एक्स में समेट सकते हो। तो एक्सीलरेशन ये बड़ी ऐसा, इसको ना हमने ऐसे चंद की मोहर बना दी कि जैसे हम ये बोलते हैं ना, जिसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है उनके लिए भी बराबर u प्लस एटी और ये सब यूज होते हैं ना। जिसमें एक्सीलरेशन ये होगा वो ही एसएचएम परफॉर्म करेगा, वो ही एसएचएम की। अब आ जाइए, आज वो दिन याद आ जाएगा आपको जब मैंने कहा था, उधार कर देता हूं, बाद में समझाऊंगा। गौर से देखो, इसका a माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल है या नहीं। याद करो उन दिनों को जब मैं एसएचएम की डेफिनेशन बता रहा था कि एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए और फ्रीक्वेंसी सिंगल होनी चाहिए, एक ही फ्रीक्वेंसी पे काम होना चाहिए। ठीक है, फिर मैंने बताया था जिनमें थ्योरेटिकल ये डेफिनेशन होती है उनमें मैथमेटिकल ये डेफिनेशन होती है। आज आ गया ना वो दिन, आ गया ना। तो जिनका एक्सेलरेशन माइनस डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल हो, माइनस भी आना जरूरी है और एक्स भी आना जरूरी है। माइनस नहीं आ रहा तो वो एसएचएम नहीं है। एक्स की पावर 2 3 4 कुछ आ रही है तो नहीं है। सिर्फ यही कॉम्बो होगा तो एसएचएम होगा, इसके अलावा और कोई कॉम्बो होगा तो फिर हम उसकी गारंटी नहीं ले रहे। तो यानी अच्छा, अब इस माइनस का पोस्टमार्टम करते हैं, है ना। माइनस का मतलब वेक्टर में एक ही चीज होती है कि ये और ये एक दूसरे के अपोजिट है, ये और ये एक दूसरे के अपोजिट ही रहना पसंद करेंगे। अपोजिट रहना पसंद करेंगे मतलब यहाँ एग्जांपल बताता हूं। मान लो यदि कोई पार्टिकल ये मीन पोजीशन है तो, और पार्टिकल यहां पर है, जो गहरा डॉट बनाओ वो पार्टिकल है, तो डिस्प्लेसमेंट तो ये हुआ, ये वाला एरो, ये वाला एरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड अवे फ्रॉम मीन पोजीशन। तो ये जो एरो है ये एक्स का है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट जो अभी अभी सीखा है कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होगा, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होगा। तो इसका मतलब अब मैं वहां पे तो नहीं बना रहा, भसड़ हो जाएगी, नीचे बना देता हूं। ये हमारा एक्सेलरेशन होगा जो नीचे वाला एरो है,
है ना समझ में? एक बार और खेलते हैं। मान लो पार्टिकल यहां ना होके यहां हो, यहां हो, ठीक है, तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट माना जाएगा। दिस इज डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट dt है मीन पोजीशन से अवे फ्रॉम मीन पोजीशन, तो एक्सेलरेशन उसके अपोजिट होगा। दिस इज एक्सेलरेशन। तो अब मुझे ये सेंटेंस ट्रू और फॉल्स बताना। इन SHM एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन। इन SHM एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन। जी हाँ, ट्रू, ट्रू है, बिल्कुल ठीक, शाबाश। हमेशा मीन पोजीशन की ओर रहता है, यानी एक्सेलरेशन की आदत है। अच्छा एक चीज और बताइए, आपने ये तो याद कर ही लिया कि एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू ओमेगा स्क्वायर आ रहा है। एक और अंदाज से बताता हूं, देखो ए का फॉर्मूला है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक और अंदाज से बताता हूं, तो ए की मैक्सिमम वैल्यू कितना होगी जब एक्स की भी मैक्सिमम होगा, बोलो, है ना? ए का एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, तो माइनस हटा दो, है ना? एब्सोल्यूट मतलब एम्पलीट्यूड निकालो। अब आप बताइए, ये तो ओमेगा स्क्वायर, माइनस का तो कांड हो गया, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, आर ना? तो इस फॉर्मूले से भी पता चल रहा है कि ए की मैक्सिमम वैल्यू, इससे भी पता चल रहा है कि जब एक्स मैक्सिमम होगा तब ए की एब्सोल्यूट वैल्यू जो होगी वो मैक्सिमम ही होगी। तो अब आप बताइए ए मैक्सिमम इधर, इधर बताइए कहां पार्टिकल कहां हो जब ए मैक्सिमम होगा, किस लोकेशन पर आ जाएगा तो उस पर एक्सेलरेशन लगने वाला मैक्सिमम होगा, जल्दी बताइए किस लोकेशन पर आने के बाद, बताओ भाई। एक्सट्रीम, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। हर्ष और भूमिका फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में दोनों ही जीतते, क्योंकि जब एक्सट्रीम पर होता है तभी तो एक्स मैक्सिमम होगा, और जब एक्स मैक्सिमम है तब ए मैक्सिमम है। कोई बात नहीं, वीडियो को दोबारा देख लेना, ये चीजें धीमे धीमे रट भी लेनी है। मैं मानता हूं बिगिनर लेवल पर वो पहली बार हो रहा है, लेकिन ये रट जानी चाहिए। तो माइनस का सिर्फ यही मतलब है कि एक्सेलरेशन ठीक। और एक और चीज, एक और उल्टा चलिए, जैसे आपसे सवाल पूछा कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एच, ये SHM है या नहीं, आप कहोगे हाँ है, आप कहोगे हाँ है, ठीक है। अब यदि यहां प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊं तो यहां कांस्टेंट के रूप में याद कर लीजिए ओमेगा स्क्वायर लाना है। यहां प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो कांस्टेंट क्या आना है, ओमेगा स्क्वायर। तो अब मुझे एक सवाल बताइए, यदि ए की वैल्यू -10x है तो ये SHM है या नहीं है? ये SHM हाँ जी है, क्योंकि माइनस आ रहा है, आपको बस ये और ये देखना है, माइनस आ रहा है और x की पावर 1 आ रही है। ओके, ये 10 क्या चीज है, ये 10 इससे कंपेयर कर लीजिए, ये ओमेगा स्क्वायर है, ध्यान रखना। ये जो कांस्टेंट लगा होगा माइनस और एक्स के बीच में वो ओमेगा स्क्वायर होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमें टाइम पीरियड वगैरह निकालना बताऊंगा। अच्छा एक लुल्ले सा क्वेश्चन हैंड टू हैंड, यही की यही, ठीक है, खत्म कराते हैं उसका। ये एनसीईआरटी अपने पास रख के पता नहीं है कि नहीं, यही की यही एक्सरसाइज का 14.6 उसने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, a इक्वल टू 0.7x, a इक्वल टू -200x स्क्वायर, a इक्वल टू -10x और a इक्वल टू 100x क्यूब। उसने कहा इनमें से कौन सा बंदा SHM कर रहा है, कौन सा बंदा? तो आप आंसर दोगे ये है SHM। अच्छा बाकी क्यों नहीं, इसमें माइनस नहीं है, ठीक है, इसमें माइनस है पर एक्स पर स्क्वायर लग रहा है, इसमें एक्स पर क्यूब भी लग रहा है और माइनस भी नहीं है, ये सिर्फ यही है जिसमें माइनस और एक्स की केवल 1 पावर आ रही है। तो ये 10, अच्छा और ये 10 क्या चीज है, ओमेगा स्क्वायर। तो ये एक्सरसाइज का 14.6 पर यही लुढ़का दिया हमने, ठीक है। अब आते हैं फोर्स, ठीक है। फोर्स मैंने बताया था ना, मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स। तो फोर्स के लिए ना, फोर्स कहता है यदि किसी के एक्सीलरेशन में उसके मास का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उस पर लगने वाली फोर्स कैलकुलेट हो जाती है। फोर्स कहता है मेरे पास मां है। अच्छा यहां से एक चीज देखिए, इसका मतलब ये भी होता है कि ए और एफ हमेशा एक डायरेक्शन में होंगे, जिधर ए होगा उधर एफ होगा। यदि तुम्हें कहीं एक्सीलरेशन पता चल जाए तो उससे ये पता चल जाता है नेट फोर्स किधर होगी। हम जब फर्स्ट यूनिट में पढ़ते थे, ठीक है, ये टी और ये mg, यदि ये नीचे जाता था तो हम mg - t करते थे, क्योंकि जब ये नीचे एक्सेलरेटेड है तो नेट फोर्स नीचे की ओर है इसका मतलब, और यदि ये ऊपर जा रहा है तो हम t - mg करते थे। तो एक्चुअली f और a एक ही दिशा में, तो यही की यही बताना, यदि एक्सेलरेशन इधर है तो फोर्स भी इधर होगा ना, ये तीसरा एरो फोर्स का है, और जिधर एक्सेलरेशन है तो फोर्स इधर ही होगा। समझ में आ गया कि नहीं? एक और तरीके से देखिए, F इक्वल टू m और a कितना है हमारा
माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो अब एक काम करिए, माइनस की जगह माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, एम इंटू ओमेगा, ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट, तो इसको एक नया कांस्टेंट हम बोल देते हैं एसएचएम के दौरान के। अब आपकी जान को एक कलेश है, अब कलेश मान लो चाहे समझ लो, जब ए देखो एफ भी तो माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल आ रहा है, एफ भी माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल ही आ रहा है। अच्छा ये भी क्या बता रहा है, ये भी बता रहा है कि फोर्स एक्स के अपोजिट है। तो इस अंदाज से भी देखेंगे कि यदि ये एक्स का एरो है तो फोर्स इसके अपोजिट होगा। मतलब हमने ये वाला नहीं देखा होता तो ऐसे भी बता सकते थे, जिधर एक्स होगा, एक्स तो भैया इधर है तो फोर्स इधर होगा, होगा ना। हाँ तो मैं आपको बता रहा था आपकी जान को कलेश क्या है, हमारा ए भी माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल है और हमारा फोर्स भी माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल है, लेकिन याद रखिएगा यहां प्रोपोर्शनल साइन हटके ओमेगा स्क्वायर एक्स आएगा और यहां प्रोपोर्शनल साइन हटके एम ओमेगा स्क्वायर या के आएगा। इस के की वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर है, याद रखना पड़ेगा, राजी राजी नहीं गैर राजी, कि ए भी माइनस एक्स और एफ भी माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल जरूर है, पर इसके प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ओमेगा स्क्वायर और इसमें एम भी आ जाता है ओमेगा स्क्वायर के साथ, क्योंकि एम ए। हाँ तो अब आ जाइए एक और चीज, मुझे ये बताना, क्या ये गौर से सुनना, क्या ये बात सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स? इन एरो को देख के हम ये कह सकते हैं ना कि इन एसएचएम फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन, ट्रू और फॉल्स? फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन, फोर्स इज ऑलवेज जो एक्ट कर रही है एसएचएम वाले पार्टिकल पर। जी हाँ ये भी ट्रू निकला। अब सुनिए मैं सारे एरो हटा देता हूं और ये फोर्स वाला एरो सब हटा देता हूं, डिस्प्लेसमेंट का भी हटा दिया मैंने। अब मैं सिर्फ फोर्स का एरो दिखाऊं, क्योंकि आपके मुंह से ये निकल चुका है ना कि यदि पार्टिकल यहां पर है तो फोर्स उस पर इधर होगी, क्योंकि आपने बोला अभी और सही बोला, क्योंकि अभी सेंटेंस कहता है, अब मैंने ये एफ का एरो है, एफ का बोल रहा हूं कि फोर्स मीन पोजीशन की हो, यदि पार्टिकल यहां होगा तो वो इधर लगेगी, और पार्टिकल यदि यहां आ गया है तो फोर्स यूं लग रही होगी, दिस इज फोर्स, क्योंकि फोर्स हमेशा टुवर्ड्स मीन पोजीशन लग रही है। अब आप ऐसे समझो कि स्प्रिंग ऑसिलेट कर रही है, स्प्रिंग जब यहां आ जाएगी तो फोर्स उसको मीन पोजीशन की ओर खींचेगी, यहां इधर है, जब स्प्रिंग यहां आ जाएगी तो भी मीन पोजीशन की ओर ही खींचेगी, बार बार उसको मीन पोजीशन पे ही लाने चाह रही है फोर्स, है ना। ऐसी ही फोर्स को तो रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, जो किसी सिस्टम को बार बार मीन पोजीशन पर ही लाना चाह रही है। तो इसीलिए इस फोर्स को, ये जो एसएचएम की जो फोर्स निकल के आई है, ये रिस्टोरिंग फोर्स भी पुकार सकते हो आप। क्यों नहीं पुकारोगे? रिस्टोरिंग फोर्स, द फोर्स व्हिच ऑलवेज ट्राई ड्यू टू व्हिच विद द हेल्प ऑफ व्हिच द बॉडी कैन रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। पता ना सिस्टम इस मीन पोजीशन से बाहर निकल चुका है और सिस्टम उसे इधर फोर्स लगा रहा है मीन पोजीशन की ओर, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स भी तो बोल सकते हो, रीस्टोर करने वाली फोर्स। ठीक है, तो माइनस और एक्स दोनों आना जरूरी है, एक्स स्क्वायर आ गया तो ये कोई एसएचएम तो नहीं है। तो ये था हमारा आज की क्लास का ये टॉपिक। अभी आ जाइए, अभी कराऊंगा, अगली मीटिंग भी ज्वाइन करनी है ना। अब एक काम करते हैं, मैं सवाल कराऊं उससे पहले एक लगे हाथ एक सस्ती सी बात और बता देता हूं, फिर सवाल खेलेंगे, है ना। सवाल है हमारा, सवाल नहीं सॉरी सिचुएशन है। मैं एक सिचुएशन दे रहा हूं आपको कि जैसे मैंने यदि ये स्प्रिंग ली, ये सरफेस ली, ये रिजिड सपोर्ट से कनेक्ट कर दी और एक एंड पे ब्लॉक लगा दिया। अब आप बताइए यदि मैं इसे दबा दूं, इसको दबा दूं या खींच दूं, मान लो मैंने दबा दिया, है ना, तो ये तो हो गई मीन पोजीशन और ये इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, माना ये 5 सेंटीमीटर है, ओके। तो अब जैसे ही मैं इसे छोड़ूंगा और मैंने ये चुल्ल खत्म कर दी, कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो 5 इधर 5 इधर 5 इधर 5 इधर 5 इधर जाएगा। ये क्लियर है? इसी को हम जब से ऑसिलेशन पढ़ा है, इसी को आधार मान के हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बताना इसमें एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल? माइनस एक्स के। तो पहली बात, और प्रोपोर्शनल डिसाइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये आया। यदि हम फोर्स के सिनारियो से पढ़े तो फोर्स भी माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल, और प्रोपोर्शनल डिसाइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा?
यहाँ पर k कितना है हमारा, k की वैल्यू है m ओमेगा स्क्वायर। ओके, ये चीज m ओमेगा स्क्वायर, ये चीज हमने पढ़ ली। लेकिन तो गौर से देखेंगे, ये तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब सपोज करो मेरे पास कुछ नहीं है अभी इस समय इसी को, ठीक। हाँ, सर्कुलर मोशन जैसे जरूर है, क्योंकि सर्कुलर मोशन से ही तो एसएचएम पे निशाना साधा था, है ना। अब देखिए, अब मैं क्या बताने जा रहा हूं, इसमें x की वैल्यू कभी घटेगी बढ़ेगी, x ऑसिलेट कर रहा है, मतलब x वेरिएबल है, x साइनोसॉडियल है। x समझ में आ गया, साइनोसॉडियल, साइनोसॉडियल नहीं जानते होगे, अच्छा। जो साइन और कॉस के फंक्शन होते हैं ना, उसे साइनोसॉडियल बोलते हैं, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको साइन या कॉस की मदद चाहिए होती है, ठीक है, तो उसको साइनोसॉडियल बोलते हैं। और आपने देख लिया ना, x इक्वल टू आर कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव या साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होता है, ठीक। चलिए, तो x ऐसे ऐसे नौटंकी कर रहा है। अब सपोज करो, मान लो मैंने एक डिस्क ली, डिस्क मेटल की ले सकते हो, कोई सी भी ले सकते हो, और एक मेटलिक वायर ले लिया, उस पर लटका दिया इसको, इट्स ओके। अच्छा, ये एक मिनट और, जब आपने यहां पर एक्सटर्नल फोर्स लगाई होगी तभी तो दबा होगा, ये एक्सटर्नल फोर्स लगाई होगी, और आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाई होगी तो सुनो सुनो सुनो, इसके अंदर ये एरो दिख पा रहा हो तो रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो गए। देखो ये पिंकी पिंकी पू वाला एरो जो है, क्योंकि पिंकी पिंकी पू हमेशा मीन पोजीशन की ओर, एरो हेड उसका इधर की ओर होगा, मीन पोजीशन की ओर। जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स हटाओगे तो फिर ये वाली रह जाएगी, ये इसको डांस कराएगी, ठीक। चलो, अब ऐसे ही यदि ये सिचुएशन मैंने आपको दी, यदि मैं इसको डिस्क को पकड़ कर रोटेट कर दूं, डिस्क को पकड़ के, जब नीचे से डिस्क को पकड़ कर रोटेट करूंगा तो वायर में अंटे आ जाएंगे। अंटे मतलब ऐसे देखिए, नीचे डिस्क है, वो दिखा नहीं रहा हूं, ऐसे मान लो, ऐसे करके नीचे से डिस्क बांधू इसको मान लो, और फिर डिस्क को घुमाओ, ठीक है, तो इसमें अंटे आ जाएंगे ना, अंटे आते चले जाएंगे। और जैसे ही मैं इसे छोड़ूंगा, क्या हुआ, अंटे खुलेंगे भी ना। खैर इसमें तो खैर नहीं हुआ, क्योंकि इसमें एनर्जी डिसिपेट हो रही थी, इतना नहीं हुआ। यदि मैं किसी को एक्सटर्नल टॉर्क लगाऊं, थोड़ा सा टॉर्क का कॉन्सेप्ट, क्योंकि किसी को रोटेट कराते हैं ना, टॉर्क की जरूरत पड़ती है, तो यदि मैं एक्सटर्नल टॉर्क, और ये एरो ये बताता है कि सपोज करो मैं इसको ऐसे करके क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं, ऐसे इमेजिन करो, तो जो अंटे पड़ रहे हैं, अब अंटे क्या कोशिश कर रहे होंगे, अंदर से पड़ गए, वो खुलने की कोशिश कर रहे होंगे। मैं हाथ छोड़ रहा हूं, देखिएगा, है ना। इसका मतलब जैसे आप लगा रहे हो उसका उल्टा उसमें रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हुआ ना, रीस्टोरिंग टॉर्क, उसका उल्टा, जिधर भी लगाओगे उसका उल्टा रीस्टोरिंग टॉर्क लग जाएगा। तो सच्चाई ये है, यदि एनर्जी डिसिपेट यहां ना हो, ये तो कपड़ा कॉटन का था, वो नाचेगी ऐसे, डिस्क ऐसे ऐसे यू करती रहेगी, समझ गए, थोड़ी देर तक, ठीक। तो यदि ऐसा हो रहा है तो ये भी एसएचएम है, इसको बोलते हैं लीनियर एसएचएम, और इसको बोलते हैं एंगुलर एसएचएम। मतलब जिसमें एक्स घटे बढ़ेगा, एक्स घटे बढ़े, इसमें थीटा घटेगा बढ़ेगा, थीटा जो इसमें अंटे आ रहे हैं, ट्विस्ट, ट्विस्ट भी बोलते हैं, 5 डिग्री 10 डिग्री 15 डिग्री 20 डिग्री, है ना, ये ट्विस्ट आ रहे हैं ना, 20 डिग्री। अब जब छोड़ोगे तो ये खुलता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, फिर रिवर्स डायरेक्शन में, है ना, -5 डिग्री, -10 डिग्री, -20 डिग्री, फिर इधर खुलता चला जाएगा। तो जो काम यहाँ एक्स कर रहा था, वो काम यहाँ ट्विस्ट कर रहा था, जो हमने ऐंठन दिया है। सच्चाई ये है, पेंडुलम जो है, एक और फिगर बता देता हूं, एक और फिगर, ये जो पेंडुलम है, ये लीनियर एसएचएम नहीं, ये एंगुलर एसएचएम से भी पढ़ा जा सकता है, ठीक है। अब गौर से देखना, आपने यहां पे उंगली करी, थीटा ही तो बढ़ा। अब इस थीटा पे गौर करना, जब इसे छोड़ूंगा तो यूं जाएगा, यूं जाएगा, तो मान लो ये 20 डिग्री है, 20 डिग्री, तो धीमे धीमे घटेगा, घटेगा, 10 डिग्री, 5 डिग्री, 0 डिग्री, फिर -10, -5, मतलब माइनस का मतलब ये कि कोई क्लॉकवाइज बनना है तो कभी एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसे एसएचएम को एंगुलर एसएचएम बोलते हैं, एंगुलर एसएचएम। तो वहां जो थ्योरी होती है, कुछ नहीं, बताओ एक का रोल कौन प्ले करता है, एल्फा, लीनियर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन, थोड़ा सा रोटेशनल मोशन है, थोड़ा सा बस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -थीटा, खत्म। और यहां प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे, आएगा वही ओमेगा स्क्वायर ही कांस्टेंट, बस इतना ध्यान रखना। दूसरा ये, अच्छा एफ लिख दो, रीस्टोरिंग, एफ का मतलब ही रीस्टोरिंग है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो रीस्टोरिंग टॉर्क है,
आप REST लिखना चाहते हो लिख दो, खाली मैंने यहां लिख दिया कि मैं इसको खाली टॉर्क लिख दूंगा, है ना रिस्ट। तो ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये माइनस थीटा के प्रोपोर्शनल होगा, ये माइनस थीटा के प्रोपोर्शनल होगा। और प्रोपोर्शन से हटाएंगे तो यहां पर भी के आएगा, लेकिन यहां का जो के होगा, ये जो के है वो एम ओमेगा स्क्वायर नहीं, आई ओमेगा स्क्वायर होगा। आई माने मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि जब ए की जगह अल्फा ने ले ली, एक्स की जगह थीटा ने ले ली, फोर्स की जगह टॉर्क ने ले ली, तो फिर एम की जगह आई आएगा ना, आई है ना। तो ये यहाँ आई आएगा बेटा। तो यहाँ पे बस इतना ध्यान रखना कि लीनियर एसएचएम में के एम ओमेगा स्क्वायर होगा और एंगुलर एसएचएम में के आई ओमेगा स्क्वायर होगा। अच्छा आप खुद सोचो, टॉर्क का फॉर्मूला होता है आई अल्फा, होता है नहीं होता आई अल्फा, टॉर्क एम ए आई अल्फा। तो आई की जगह आई और अल्फा की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा रख दीजिए अल्फा की जगह। तो माइनस, और गौर से देखो आई और ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई हुए हैं कि नहीं हुए, तो इसको के बोलते हैं यहाँ पे, यहाँ पर। तो इसको एंगुलर एसएचएम पुकारना है, ठीक है। इसके कोई ज्यादा सवाल नहीं है, एक पेंडुलम वाली एप्लीकेशन है, ठीक है, और एक छोटा सा सवाल है, बस ज्यादा कुछ है नहीं, ज्यादा आपकी 99% सवाल इसी पर ही है। अच्छा अब के निकाल के हमें क्या और करना हो जाता है, सुन लीजिए। हमने क्या निकाल लिया, किसी भी ऑसिलेटिंग पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, डिफरेंशिएट कर दो वेलोसिटी आ जाएगी, इसे डिफरेंशिएट कर दो एक्सेलरेशन आ जाएगा, ए में एम का मल्टीप्लाई कर दो एफ आ जाएगा। अब जो पार्टिकल एसएचएम करता है उसका एक टाइम पीरियड भी तो होता है ना, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड के लिए सुनिए हम ये कहानी यूज करते हैं, क्योंकि के इक्वल टू हो गया एम ओमेगा स्क्वायर, सुनना। तो एक और चीज, तो ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर हो गया, के अपॉन एम। तो ओमेगा बराबर हो गया अंडर रूट के अपॉन एम, इज इट ओके। अब ओमेगा को लिख सकते हो 2π/t के अपॉन एम, ओके। तो टी कितना आ गया, 2π अंडर रूट एम अपॉन के। तो इससे आप टाइम पीरियड ऐसे निकाल सकते हो, क्लियर है। यहां पर जब टाइम पीरियड निकाला तो आपने क्या देखा, 2π अंडर रूट एम अपॉन के। और यदि यहां टाइम पीरियड निकालोगे तो क्या आएगा, सोचो 2π एम की जगह बस आई आएगा, ये आएगा निकल के। इसको हम पता है क्या बोलते हैं, इसलिए हम यदि दोनों फॉर्मूले को एक ही में याद करना चाहें तो हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला ऐसे याद कर लेते हैं, दोनों को मिला के, इनर्शिया फैक्टर अपॉन स्प्रिंग फैक्टर, इनर्शिया फैक्टर अपॉन स्प्रिंग फैक्टर। मतलब लीनियर एसएचएम है तो इनर्शिया फैक्टर एम आएगा, और एंगुलर एसएचएम है तो इनर्शिया फैक्टर आई आएगा, खत्म बस। स्प्रिंग फैक्टर का मतलब हाँ एक चीज और, एफ हटा के ये जो क्या आया था ये बताना मैं भूल गया, माइनस के एक्स जो हमने लिखा, इसको स्प्रिंग कांस्टेंट या स्प्रिंग फैक्टर भी बोलते हैं। ये बात हम एसएचएम से पहले स्प्रिंग में पढ़ चुके थे, ये नाम वही है, समझ में आया। इस के को, ये जो कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट या स्प्रिंग फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया नहीं आया यहां तक, जल्दी बोलो समझ में आया नहीं आया यहां तक। तेल के साथ कंघी फ्री मिल गई हमको, तेल के साथ कंघी फ्री मिल गई तो लेने से मना नहीं करेगा, तो गंजा भी मना नहीं करेगा, है ना। तो दे फ्री का है तो फ्री के चंदन घिस मेरे नंदन, ठीक। आइए अब थोड़े से सवाल करते हैं। शायद इसके अलावा कोई टॉपिक नहीं कराऊं, बस इसी टॉपिक के सवाल करा देता हूं बस, और कोई टॉपिक नहीं करा रहा हूं, इसी टॉपिक पे सवाल करते। देखो कितना आसान सवाल है, एक्सरसाइज का उठाते हैं 14.5, ठीक है, एक्सरसाइज का 14.5, ओके। चलिए, अब पार्टिकल इज इन लीनियर एसएचएम बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। एक पार्टिकल ए और बी के बीच में लीनियर एसएचएम कर रहे हैं ना, और जो पूरा जो स्पान है वो 10 सेंटीमीटर है, पूरी की पूरा गैप 10 सेंटीमीटर है ना। तो मतलब ऑसिलेशन ऐसे ऐसे करेगा, तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड तो 5 हुआ ना, फिर मिड पॉइंट पे मीन पोजीशन होगा, जब वो ऐसे 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 10 सेंटीमीटर के बीच में ही ऑसिलेट कर रहा है। तो यानी ए एक एक्सट्रीम है, बी एक एक्सट्रीम है। फिर उसने बोला है टेक द डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी एज पॉजिटिव, ए से बी जाते समय, यानी ये डायरेक्शन आपको प्लस लेनी है, तो फिर ये वाली डायरेक्शन क्या लेनी पड़ेगी, माइनस, ये वाली डायरेक्शन, ठीक है। अब आपको साइन बताने, कुछ चीजें हम पूछेंगे, वो कह रहा है वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स का आप साइन बताइए। पहला, जब वो एंड ए पर है, पहला क्वेश्चन है इसमें, एंड ए पर है पार्टिकल, तो आप एक हल्का सा फिगर बनाइए। एंड ए पर मतलब देखो यहां पर है पार्टिकल, ए पर, हल्का सा फिगर बना लिया है ना मैंने यहाँ पे। डिस्प्लेसमेंट का साइन, फिर वेलोसिटी का साइन, एक्सेलरेशन और फोर्स, ठीक।
अब देखिए जब पार्टिकल यहाँ ए पर होगा, एक्सट्रीम पर होगा, तो उसका डिस्प्लेसमेंट बेटा ये है, देखो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन। जब एट एंड ए है, जब वो यहां पर है तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट का साइन क्या हो गया, नेगेटिव। क्या हो गया, नेगेटिव। ठीक है, वेलोसिटी जीरो होगी। वेलोसिटी जीरो इसलिए होगी वो अपनी एक्सट्रीम पर है, और जब पार्टिकल एक्सट्रीम पर होता है तो उसमें वेलोसिटी नहीं होती। अब एक्सेलरेशन का साइन आपको ये देखने की जरूरत ही नहीं है, आपका ए माइनस एक्स के और एफ भी माइनस एक्स की प्रोपोर्शनल होता है। एक्स की जस्ट उल्टी डायरेक्शन होती है ए की और एफ की, तो एक्स नेगेटिव है तो ए और एफ प्लस होंगे। और ऐसे भी देख सकते हो जब एक्स अवे फ्रॉम मीन पोजीशन है तो ए टुवर्ड्स मीन पोजीशन होगा, तो ये वाली डायरेक्शन तो प्लस है ना, ये वाली डायरेक्शन। तो ये तो पहला सवाल हुआ। ठीक है, दूसरा कि जब वो एंड बी पर है, एंड बी पर है, यानी फिगर बना देता हूं ये, अब वो यहां पर है, एंड बी पर है, तो अब बताइए एंड बी ना, हाँ ये डिस्प्लेसमेंट होगा, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो गया, वेलोसिटी जीरो हो गई, ये दोनों नेगेटिव हो गए, इसका उल्टा। ठीक, सी। अब आज ये सी क्वेश्चन है, एट द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी ए बी के मिड पॉइंट पर है, ओ पर है, और गोइंग टुवर्ड्स ए, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो एक्स कितना हुआ बेटा, जीरो। एक्स तो जीरो हुआ, ये जीरो हुआ, तो ये भाई साहब दोनों भी जीरो हो गए, बोलो ये दोनों भी जीरो हो गए, इसके संग खुद तो डूबेगा, दोनों को ले डूबेगा। यानी यहाँ पे ये भी याद कर लीजिए, मीन पोजीशन पर ना कोई एक्सेलरेशन होता, ना कोई रिस्टोरिंग फोर्स होती, एट दैट इंस्टेंट ओनली, सिर्फ उस क्षण के लिए। और वेलोसिटी बताइए, वेलोसिटी का साइन क्या है, वेलोसिटी रहेगी ना भरने को, वेलोसिटी का कॉलम बताइए क्या है, वेलोसिटी जल्दी बताइए, जल्दी, इतनी देर नहीं। नेगेटिव, नेगेटिव है पॉजिटिव, अच्छा यार अब यूं मत कहना, ऑटो करेक्ट। जब ये वेलोसिटी इधर है तो नेगेटिव हुई ना, क्या गलती, कैसे गलती, एक्स। ठीक है, डी, चाय पी ले बेटा। हाँ अब है बेटा अगला सवाल, एट 2 सेंटीमीटर फ्रॉम बी, 2 सेंटीमीटर फ्रॉम बी, बी कहा है यहाँ, उससे 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। लेकिन अभी उसने एक और चीज पिक्चर पूरी क्लियर करी है कि बी से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर तो है, लेकिन गोइंग टुवर्ड्स ए, जा ए की ओर रहे है ना, ये 2 सेंटीमीटर है। तो बेटा आप एक बार बताइए, ये तो वेलोसिटी का एरो होता है ना, तो ये तो वेलोसिटी का एरो है नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे मेजर होगा ना, पार्टिकल कहीं भी हो, ढीठ बन जाइए, पार्टिकल कहीं भी हो, डिस्प्लेसमेंट तो मीन पोजीशन से मेजर होगा। तो डिस्प्लेसमेंट कैसा है बताओ, जल्दी बताओ, डिस्प्लेसमेंट कैसा है, डिस्प्लेसमेंट साइन वाइज अपने कीपैड पे जल्दी से हाथ रखो। हाँ भूमिका प्लस है, बिल्कुल ठीक, चलो प्लस, डिस्प्लेसमेंट प्लस, और ए और एफ इसके उल्टे होंगे, ये दोनों माइनस होंगे। ठीक है, अच्छा मुझे एक चीज और पूछ सकते हो जो उसने नहीं पूछी, मैं पूछ रहा हूं, इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना है, वैल्यू में, वैल्यू बतानी है, वैल्यू कितनी है, डिस्प्लेसमेंट है कितना बताओ। हाँ जी, +3 सेंटीमीटर, शाबाश भूमिका, क्योंकि ये यहां से 2 दे रखा है, तो यहां से तो 3 हुआ ना। ठीक, डी, ई क्वेश्चन क्या कह रखा है, वो कह रहा है एट 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए, ए ये ना, इससे 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और गोइंग टुवर्ड्स बी, बी की ओर जा रहा है, ये रहा, बस हमें इससे मतलब है। तो आप बताइए डिस्प्लेसमेंट कैसा है इसमें, डिस्प्लेसमेंट का साइन बताइए, आप लोग बताइए जल्दी, नेशन वांट्स टू नो। हाँ जी बेटा नेगेटिव, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगा, पार्टिकल जहां होता है ये तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, तो बाकी दोनों इसके उल्टे चलते हैं। और वेलोसिटी, वेलोसिटी का बताओ साइन, वेलोसिटी, वेलोसिटी किस दिशा में है, किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव। कितना आसान सवाल है, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, एफ अपने आप कर लेना है ना। अब जब आप आंसर मैच करोगे तो आंसर ये मैच करना, ये, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट उसने पूछा नहीं था, उसने ये बोला था गिव द साइन ऑफ वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड फोर्स, लेकिन हमने डिस्प्लेसमेंट इसलिए निकाला क्योंकि उसकी मदद से ए और एफ आसानी से निकल देते। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14.7। ठीक है, इसे मिटा रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, टिक टिक 1 2 3 4 5। अब आ जाइए, देखो मैं आपको एक बात बता दूं, मैं कौन कौन से क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, तो जिसको लेट हो रहा हो स्कूल के लिए वो कभी भी क्लास छोड़ देना, बाद में देख लेना, मैं सिर्फ सवाल कराऊंगा। 14.7, 8, 9, 10 है ना, 8, 9, 10, 14, 15 और आप चाहे रो चाहे 23, 24, 25, इतने सारे मैं कराने वाला हूं सवाल।
चलिए क्वेश्चन नंबर 14.7 देखिए। 14.7 क्या कह रहा है वो, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, एक पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा है इज डिस्क्राइब्ड बाय अ डिस्प्लेसमेंट फंक्शन एक्स दे रखा है a cos ओमेगा टी प्लस फाइव, ये दे रखा है, ठीक है। एक्स की वैल्यू इतनी दे रखी है। इफ द इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, और कुछ डाटा भी दे रखे हैं, इनिशियल का मतलब होता है t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0 द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज 1 सेंटीमीटर, पोजीशन 1 सेंटीमीटर है, और वेलोसिटी ओमेगा सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ये उसने दिया है डाटा। तो व्हाट आर द एम्पलीट्यूड एंड इनिशियल फेज ऑफ द, व्हाट आर द एम्पलीट्यूड एंड इनिशियल फेज, एक तो आपको ए निकालना है और इनिशियल फेज इसको बोलते हैं ना, एक फाई निकालना है आपको, ये निकालना है। हालांकि एक चीज और दी है उसने, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल इज पाई, ओमेगा की वैल्यू पाई दे रखी है, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पाई पर सेकेंड, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड भी, ठीक है। चलिए ये सवाल दे रखा है, तो उसने कहा यदि x ये हो और t इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू v की वैल्यू ये हो तो हमें a और ये बताइए। तो सॉल्यूशन सिंपल, पहले एक काम करिए, ये तो हमारा x हो गया है ना, वेलोसिटी कैसे निकलती है, डिफरेंशिएट करके, वेलोसिटी डिफरेंशिएट करके निकलती है। तो एक काम करते हैं, d अपॉन dt x की वैल्यू रखिए a cos ओमेगा t प्लस 5, तो डिफरेंशिएट जब करोगे इसे तो a की जगह a, क्योंकि a बाहर आ जाएगा, एक्चुअली a बाहर आ जाएगा, cos का आएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस 5, इसको बॉक्स मार दीजिए, ये वेलोसिटी का फंक्शन है, ठीक, कि तुम मुझे t दो मैं तुम्हें वेलोसिटी दूंगा। तो अब देखना, पहले इस सेट को उठा लीजिए, इस सेट को, कि t इक्वल टू 0 पर x 1 है, t इक्वल टू 0 पर x 1 है, तो इस फंक्शन को तो देखिए इसका इस्तेमाल करते हैं इसमें, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 2, इसको दे देते हैं 4। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, अब 1 देखिए ये है और 2 ये है, ये वाला सेट, तो बताना x की जगह डाल रहा हूं मैं 1, ठीक है, a की जगह नहीं पता cos, ओमेगा की जगह ओमेगा और t की जगह 0 प्लस 5, तो a cos 5 इक्वल टू 1, a cos 5 इक्वल टू 1, एक इक्वेशन तो ये आ गई, इसको फिर फिफ्थ नाम दे दीजिए, एक इक्वेशन हमें ये आ गई, ठीक है। अब इस वाले सेट को देखिए, देखो इसको दिख रहा है ना ये, कि t इक्वल टू 0 पर हमें वेलोसिटी भी पता है, इसको तीसरी इक्वेशन दे देते हैं कि t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी इतनी है, t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी इतनी है। तो बेटा अब वेलोसिटी को यूज करेंगे जब वेलोसिटी पता है तो यानी 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 ये सॉरी ये, तो फ्रॉम 3 एंड 4, अब 3 को देखिए 4 को देखिए, 3 को देखिए 4 को देखिए, तो वेलोसिटी की जगह में क्या डाल रहा हूं मैं, ओमेगा, इसकी जगह माइनस माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी की वैल्यू 0 प्लस 5, इसको सॉल्व करोगे तो ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, तो ए साइन 5 इक्वल टू -1 आ रहा है, ए साइन 5 इक्वल टू -1 आ रहा है, ओके, ए साइन 5 -1 आ रहा है, दिस इज इक्वेशन 6। अब कितने लोग फिफ्थ और सिक्स का इस्तेमाल करके ए निकाल सकते हैं? मैंने अपनी फिजिक्स बता दी, फिजिक्स तो इतनी है कि कैसे आप इन इक्वेशनों को यूज करके, आपके सामने एक फिफ्थ आ गई, एक सिक्स आ गई, ए और 5 में इक्वेशन, ए और 5 में, तो फिफ्थ और सिक्स का इस्तेमाल करके ए क्या करना है, स्क्वायर करके, नहीं ए निकालना है तो दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, स्क्वायरिंग फिफ्थ एंड सिक्स, 5 एंड 6 एंड देन एडिंग, उसके बाद ऐड कर देते हैं, एंड देन एडिंग, इसको ऐड कर देते हैं ना। तो बताइए इसका स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5, उसका स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर 5, इसका स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर, ये -1 का स्क्वायर और प्लस, तो ये तो हो गया ए स्क्वायर, रीजन समझ गए होगे क्योंकि अंदर बचेगा 1, और ये हो गया 2, तो ए इक्वल टू हो गया √2 सेंटीमीटर। अच्छा यहाँ प्लस माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि एम्पलीट्यूड हमेशा प्लस होता है, एम्पलीट्यूड वाला फैक्टर प्लस ही होते हैं, तो ए की वैल्यू आई √2, ए की वैल्यू √2। अब हमें 5 ही निकालना है, 5, तो अब 5 निकालते समय 1 मिनट, अब देखिए मैं एक बताता हूं बच्चों में जो कमी होती है, हमारा a cos 5 आ रहा है 1,
और बी साइन नहीं, ए साइन फाई आ रहा है -1। अब हमें ए तो पता चल गया √2 है। जो लोग इसको लेके चलेंगे और √2 है ए की वैल्यू, है ना, एक कमी जो मैथमेटिकल आप करते हो, तो cos फाई इक्वल टू हो गया 1/√2। तो जल्दी से बताइए, यदि cos फाई 1/√2 है तो क्या आएगा फाई? आप जल्दबाजी में बोलोगे π/4 या 45, है ना। लेकिन साइन फाई की वैल्यू तो -1/√2 है। जो ए की वैल्यू यहां डाल देगा वो तो फाई π/4 निकालेगा, और जो यहां डाल देगा वो तो -1/√2। अब ये फाई क्या निकालेगा भैया? ये कैसे निकालेगा फाई? या इसका फाई तो अलग आएगा ना। तो ऐसी जल्दबाजी नहीं करते। सुनो क्या करते हैं, आपको फाई की ऐसी वैल्यू निकालनी है जो इसे भी सेटिस्फाई करे और इसे भी सेटिस्फाई करे, दोनों को सेटिस्फाई करे। ऐसा नहीं कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है पर इसको नहीं कर रहा, क्योंकि यदि मैं π/4 निकाल के यहां डाल दूंगा तो साइन π/4 -1/√2 नहीं होता। तो हाँ, विधि ने ठीक बोला। आप एक काम करिए, डिवाइड कर सकते हो, या सुनिए, ऐसे सोच सकते हो कि cos फाई ऐसी वैल्यू है जो प्लस आएगी और साइन फाई नेगेटिव आएगी। cos पॉजिटिव और साइन नेगेटिव, इसका मतलब ये वाला क्वाड्रेंट है, ये वाला, इसका मतलब ये वाला क्वाड्रेंट है। आपको एंगल इस वाले क्वाड्रेंट में ढूंढना है। या फिर डिवाइड कर दीजिए, 6 डिवाइडेड बाई 5 कर दीजिए, ठीक है। तो जब 6 को 5 से डिवाइड करोगे तो वो tan फाई हो जाएगा। tan फाई इक्वल टू -1। अब tan कम नेगेटिव होता है, tan इससे नहीं समझ पाओगे क्योंकि tan तो यहां भी नेगेटिव है, यहां भी नेगेटिव है, तो कंफ्यूजन ही रहा इससे। सॉरी, रहा ना, कंफ्यूजन ही रहा ना। इस आर्गुमेंट से नहीं, इस आर्गुमेंट से ढूंढो, क्योंकि इस आर्गुमेंट से ढूंढो कि ऐसा फाई ढूंढना है जो cos को प्लस दे आंसर। एक काम करो, पहले तो है ना cos को प्लस दे और साइन का आंसर माइनस दे, तो यही क्वाड्रेंट हो सकता है। तो यानी -π/4, फाई की वैल्यू -π/4। जो -π/4 नहीं जानते तो मैंने एक बात बताई थी, ट्रिग्नोमेट्री में 2π जोड़ दो किसी भी एंगल में, वही रहता है। तो कितना हो जाएगा ये 4 दूनी 8, 7π/4। ये बड़ा ट्रिग्नोमेट्री में बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि किसी भी एंगल में भाई ये -π/4 यही तो होगा, तभी माइनस। अब इतनी ट्रिग्नोमेट्री नहीं सिखा रहा मैं। ट्रिग्नोमेट्री में खूबी ये होती है, आप ऐसे भी आंसर छोड़ सकते हो, आप इतनी दिक्कत नहीं है। लेकिन आप प्लस में देना चाहते हो तो किसी भी एंगल में यदि 2π जोड़ दे तो वो आंसर वैलिड होता है, वो भी ठीक है। मैं एक बार देख लूं कौन सा क्वेश्चन है ये, 14.7 √2 7π/4, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपको यही क्लास में करना है, यही की यही, ताकि वीडियो में यही की यही रिकॉर्ड हो जाए यदि आप पे नहीं हुआ तो, ठीक है। सवाल ये है, बहुत आसान है, वैसे मुझे लग रहा है कर लोगे। वो ये कह रहा है, इंस्टीड ऑफ कोसाइन फंक्शन यदि ये होता x इक्वल टू b sin ओमेगा t प्लस 5, फंक्शन ये होता और वही इनिशियल वैल्यूज होती। व्हाट आर द एम्पलीट्यूड एंड इनिशियल फेज ऑफ द पार्टिकल विद एफ इनिशियल कंडीशन। मतलब एट t इक्वल टू 0 पर x 1 सेंटीमीटर होता और v इक्वल टू ओमेगा सेंटीमीटर पर सेकंड होता, तब क्या b निकलता, तब क्या फाई निकलता। मतलब सवाल सिर्फ इतना कर दिया है। आप करोगे या मैं आगे बढ़ूं, ये बताओ। कितने लोगों को लगता है, कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं हम कर लेंगे, हम कर लेंगे सर, कर लेंगे, अब तो कर लेंगे यार, अब तो कर ही लोगे यार। अब कॉस की वजह साइन है तो घर पे करना है ना, टाइम बचाते थोड़ा, ठीक है ठीक है। मैंने सवाल समझा दिया, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो जल्दी से, टिक टिक 1 2 3 4 5। हाँ जी बेटा, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट 14.8 सीक्वेंस ही देखते हैं। 14.8 वो कह रहा है एक स्प्रिंग बैलेंस है, सबने देखा है आजकल सिलेंडर वाले जो रखते हैं स्प्रिंग बैलेंस, वही वाला। हैज अ स्केल, एक ऐसा स्केल है दैट रीच फ्रॉम 0 to 50 kg, मतलब वो 0 से 50 kg तक के लिए बना है। 50 किलो मैक्सिमम लटका सकते हो। आपने अब देखा होगा, अब ये थोड़ा स्प्रिंग बैलेंस को थोड़ा फील करिए। मेरे पे बनेगा तो है नहीं, है ना। ये कांटा होता है और यहाँ पे स्केल होता है, ये हैंडल हो गया पकड़ने का, है ना। तो यहाँ पर एक पॉइंटर होता है जो सरकता है, जैसे जैसे वजन लटकाते हो, वजन लटकाओगे वो सरकता जाएगा, ये कांटा, ये पॉइंटर नीचे आता चला जाएगा। अब द लेंथ ऑफ द स्केल इज 20 सेंटीमीटर, ये जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है स्केल की, समझना 20 सेंटीमीटर स्केल की लेंथ है।
अब वो क्या कह रहा है, अ बॉडी सस्पेंडेड फ्रॉम द बैलेंस एंड व्हेन और डिस्प्लेस करी, रिलीज करी, ऑसिलेट कर रही है 0.6 के टाइम से। मतलब सवाल समझना। अच्छा एक मिनट सुनना, सवाल हम बाद में पढ़ेंगे। बताना ये 0 से 50 केजी के लिए बना है। यदि आपने इस पे वजन नहीं लटकाया तो ये पॉइंटर 0 पर होगा, 0 पर होगा। 25 केजी पे लटकाओगे, 25 केजी वजन लटका दोगे तो आधा आ जाएगा, और जब 50 केजी लटका दोगे तो ये इस, मुझे क्वेश्चन बताइए समझ के होके मैं क्या समझा रहा हूं। यदि मैं इसमें 50 केजी वजन लटका दूं, 50 केजी वेट लटका दूं, 50 केजी वेट लटका दूं, तो स्प्रिंग कितना बाहर खुल चुकी होगी ये बताइए। यदि वजन इतना लटका दूं, इतना वेट, तो स्प्रिंग कितना बाहर खिंच चुकी होगी बताइए। सवाल में इनडायरेक्ट हिंट दी है ये। हाँ हर्ष, तो वो वैल्यू बताओ कितनी है? 20 सेंटीमीटर। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। यानी 50 केजी वेट लटकाते ही पूरा स्प्रिंग बाहर निकल चुकी होगी, ये कांटा यहां तक आ चुका होगा, यानी स्प्रिंग 20 सेंटीमीटर खिंच चुकी होगी। तो अब आ जाइए, इस वेट को फोर्स, ये फोर्स मान सकते हैं, ये फोर्स, और 50 इंटू 9.8 न्यूटन हो गया ये, है ना। एक्स आपको पता है, तो के आ जाएगा कि नहीं बोलो, क्योंकि F इक्वल टू होता है के एक्स माइनस के एक्स। चलो ठीक है, और मैग्नीट्यूड में बात करें तो F इक्वल टू के एक्स बोलो, माइनस तो डायरेक्शन बताता है, तो यहां से k की वैल्यू आ गई F अपॉन एक्स। F है हमारा 50 इंटू 9.8 अपॉन 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 20 सेंटीमीटर का मतलब 1/5 मीटर। 100 से डिवाइड 1/5। देखना समझ पा रहे हो या नहीं? हमने इस डाटा से के निकाल लिया। पहली बार है तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि के क्यों निकालना चाह रहे हैं, के क्यों निकालना चाह रहे हैं, ये दिमाग में चल रहा होगा। तो मैंने के, ये तरीका है ना, ऐसे निकाल सकते हो ना कि यदि मैं दोनों की वैल्यूज ले लूं तो के ही निकलेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो 50 केजी वेट, 50 केजी खाली मास होता है, और फोर्स की यूनिट केजी नहीं होती, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। तो 50 केजी वेट लटकाने पर 20 सेंटीमीटर खिंच रहा था, तो इस डाटा से के निकालिए। और अब वो ये कह रहा है चलो, यानी अच्छा के का मतलब समझते हो, वो तो कांस्टेंट होता है। अब इस पर मैं कितना भी वजन लटका लूं, स्प्रिंग का के तो वही रहेगा। मैं अब चाहे इस पे 2 किलो लटकाऊं, चाहे 3 किलो लटकाऊं, चाहे 4 किलो लटकाऊं, के तो वही रहेगा। अब वो ये कह रहा है कि हमने इस पे एक वजन लटकाया, भगवान जाने वो वजन कितना है, मास, लेकिन उस मास को लटकाने के बाद, खींच के छोड़ने के बाद, ये इस टाइम पीरियड से ऑसिलेट कर रहा है। कुछ मास लटका दिया, उसको खींच दिया, फिर छोड़ दिया, तो वो इस टाइम पीरियड से ऑसिलेट कर रहा है, यही टाइम है ना। तो ये क्या वेट रहा होगा? तो सिंपल टाइम पीरियड बराबर 2 पाई अंडर रूट, ये आप करना, मैं हिंट दे देता हूं, घर पे कैलकुलेटर से करना। टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के होता है। टी आपको मिल चुका, के आपने इस जुगाड़ से निकाल लिया, तो आपका एम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? थोड़ा घर पे कैलकुलेटर करना, एम आ जाएगा, उसमें जी का मल्टीप्लाई कर देना, वेट आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा होगी। 14.9। अच्छा 14.9 में इतनी कैलकुलेशन नहीं है। वो कह रहा है एक स्प्रिंग है, देखना इसकी कैलकुलेशन आसान है ना। एक ब्लॉक दे रखा है, ऐसे करके स्प्रिंग है, ठीक है। एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट 1200 न्यूटन पर मीटर है। ओके चलो, इट इज माउंटेड ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल एज शोन, अ मास ऑफ 3 kg, ये 3 kg का मास है। ओके, इज अटैच्ड टू द फ्री एंड, इसके फ्री एंड से 3 kg मास अटैच कर दिया। द फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है, टू द मास इज देन पुल्ड साइड, अब मास को खींच दिया साइड में, और 2 सेंटीमीटर खींच के छोड़ दिया, 2 सेंटीमीटर खींच के छोड़ दिया। तो इसका मतलब ये, इसको 2 सेंटीमीटर खींचा यहां तक, ये 2 सेंटीमीटर है, और फिर छोड़ दिया, तो इसका मतलब ये 2 सेंटीमीटर भाई साहब एम्पलीट्यूड है, ये 2 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड ही तो होगा, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं ना, आर से। होपफुली ये समझ में आ गया कि इस ऑसिलेटिंग सिस्टम का एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर हो गया। अब आपको इस डाटा से फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, मैक्सिमम स्पीड, स्पीड निकालनी है। स्पीड मतलब साइन फाइन नहीं देखना। तो एक तो फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ए मैक्सिमम निकालना है, और वी मैक्सिमम निकालना है। ये तो बहुत आसान सवाल है। तो सॉल्यूशन देखिए बेटा, के इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर होता है, के इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर होता है ना, आज ही पढ़ा है। के की वैल्यू 1200, एम की वैल्यू 3 kg, और ओ सब ऐसा यूनिट में ये दोनों दो, तो ओमेगा स्क्वायर हो गया 400, तो ओमेगा बराबर हो गया 20 रेडियन पर सेकंड।
ये तो ओमेगा स्क्वायर आ गया, ये ओमेगा आ गया, ठीक है। अब ओमेगा से फ्रीक्वेंसी आप निकाल ही सकते हो, क्योंकि ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू ऑल्सो, तो न्यू ये आप कर लेना, ओमेगा अपॉन 2 पाई ये आप कर लेना, क्योंकि थोड़ा पाई भाई का डिवीजन है कैलकुलेटर घर से। ओमेगा मैं निकाल ही चुका हूं आपके लिए, 2 पाई 10 अपॉन पाई, ये निकाल दीजिएगा हर्ट्ज। दूसरा सवाल, मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालो। तो याद करो बेटा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर होता है, होता ही नहीं होता, मैक्सिमम एक्सेलरेशन तो ओमेगा स्क्वायर आर होता है। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 400 है और आर की वैल्यू 2/100 है, ऐसा यूनिट में 2 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये सब ऐसा यूनिट में निकल रहे हैं आंसर। तो 2, ये हो गया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आ गया। और एक चीज पूछी उसने, वी मैक्सिमम बताइए, वी की मैक्सिमम वैल्यू बताइए। तो वी मैक्सिमम होता है आर ओमेगा, होता है ना, मैक्सिमम स्पीड आर ओमेगा होती है। तो ये 2/100 है, सेंटी है ना, मीटर बदल दिया, और ओमेगा ये रहा 20, तो 40.4 मीटर पर सेकंड। जल्दी बोलो, झंडू सा सवाल था ना ये, तो वार्म अप क्वेश्चन है ना, सस्ता सा, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। 14.10 इसको मैं मिटा रहा हूं, लेकिन इसमें जो निकाला है ना हमने ओमेगा स्क्वायर, वो यहाँ लिख लेता हूँ 400, ओमेगा यानी 20, सॉरी, है ना। एक्चुअली 14.10 इसी का दूसरा भाई है, सेकंड वर्जन है, मतलब सेकंड पार्ट है इसका। वो क्या कह रहा है 14.10 कि जो आपने 14.9 में क्वेश्चन किए, let us take the position of mass when the spring is unstressed as x equal to 0, यानी जब खींची नहीं थी, यानी ये देखो यहां, इसको 0 मान लीजिए, ओरिजिन मान लीजिए, ओके, इसको o मान लीजिए। उसके बाद गिव द x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। आप बिलीव नहीं करोगे, आपके बाएं हाथ का क्वेश्चन है ये। अब वो ये कह रहा है आपको x की इक्वेशन बतानी है यदि हमारी स्टॉप वॉच उस समय स्टार्ट होती है जब वो मीन पोजीशन पर है, पहला इस समय स्टार्ट हुई है। अब ये सवाल आधा अधूरा है, उसने सिर्फ ये बोल दिया कि जब मीन पोजीशन से स्टार्ट होती है। उसे ये भी बताना चाहिए था कि मीन पोजीशन से किधर, मैं ये एज्यूम कर लेता हूँ इधर स्टार्ट हो रही है, मतलब यदि स्टॉप वॉच यहाँ पे स्टार्ट हुई है तो सबको पता है x इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी, इक्वेशन होगी इसकी। आर हमारा 2 सेंटीमीटर था, साइन की जगह साइन, ओमेगा 20 टी, दिस विल बी द इक्वेशन। आया समझ में, सेंटीमीटर, बोलो 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 बोलो, समझ में आया। और इसी में यदि ये कह दे, जो उसने क्लियर नहीं बोला कि नहीं स्टॉप वॉच अब स्टार्ट हुई है, तो ये -2 साइन 20t होती, ये आपके बाएं हाथ का क्या है, सबको पता है कि कैसे निकलती है। फिर एक और क्वेश्चन है, बी क्वेश्चन, कि यदि हमारी स्टॉप वॉच तब स्टार्ट होती है जब वो अपनी मैक्सिमम स्ट्रेस पोजीशन पर है, ये रहा वो मैक्सिमम स्ट्रेस पोजीशन, ये है मैक्सिमम स्ट्रेस पोजीशन, इसका मतलब वो अपनी पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट ले रहा है ना, पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट ले रहा है। अच्छा, उसने एक और चीज बोल दी है, सॉरी वो मैं पढ़ना भूल गया, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज पॉजिटिव डायरेक्शन, लेफ्ट से राइट ये वाली पॉजिटिव लेनी है, तो ये वाली नेगेटिव हो गई, इसका मतलब ये पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट ले रहा है। तो जो पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट लेते हैं उनकी इक्वेशन आर कॉस ओमेगा टी होती है ना, लेकिन आर तो वही रहेगा 2 सेंटीमीटर, कॉस 20, ओमेगा की वैल्यू 20 है, तो ये इसकी इक्वेशन आ गई। और तीसरा है कि यदि वो अपनी नेगेटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट ले रहा है, नेगेटिव एक्सट्रीम, या एक्चुअली उसने नेगेटिव नहीं बोला, मैक्सिमम कंप्रेस्ड पोजीशन, यानी जब स्प्रिंग यूं करके यूं, और यहां स्टॉप वॉच स्टार्ट हुई होती, यहां पर स्टॉप वॉच स्टार्ट हुई होती, तो फिर जो लोग अपनी नेगेटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट करते हैं उनकी इक्वेशन ये होती है, आर और ओमेगा को लिख देना, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और है, इन व्हाट वे डू दीज फंक्शन फॉर एसएचएम डिफर फ्रॉम ईच अदर इन फ्रीक्वेंसी, क्या फ्रीक्वेंसी इन सबकी अलग अलग है ना, क्या इनका एम्पलीट्यूड अलग अलग है ना, इनिशियल फेज अलग अलग है, हाँ इनिशियल फेज तो अलग अलग है ना। देखो कैसे, जैसे आप फेज, जब हम किसी इक्वेशन को r cos ओमेगा t प्लस 5 मान लो ये लिख दिया है, तो हमने इसको इनिशियल फेज बोलते हैं ना इसको। अब यदि पहली इक्वेशन जो हमारी r sin ओमेगा t आई है और दूसरी इक्वेशन r cos ओमेगा t आई है, तो अब फेज चेक करने के लिए पहले दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर लेके आइए, एक ही प्लेटफॉर्म पर लेके आइए, या तो इसे साइन में बदलो या इसे कॉस में। तो मान लो मैं इसको कॉस में बदल देता हूं या इसे साइन में बदल देता हूं, साइन ओमेगा टी प्लस π/2 लिख दूं मैं इसको, इमेजिन करो ऐसे लिख दिया मैंने, जो दूसरी वाली इक्वेशन है ये वाली, इसको ऐसे लिख दिया। अब इससे ये फायदा हो गया आर आर साइन साइन, अब आपको क्लियर कट दिखेगा कि फेज में अंतर है, इसके में सिर्फ ओमेगा टी आ रहा है, इसमें ओमेगा टी प्लस π/2 आ रहा है, तो इनके फेजों में तो अंतर है। देखना ये चीज समझ में आई या नहीं आई,
बस बाकी तो मुझे कॉन्फिडेंट है कि बाकी सब तो लुल था क्वेश्चन। ये पार्ट समझ में आया कि नहीं, क्योंकि उसने ये भी बोला था कि फेज एक जैसा है क्या, बस फेज ही एक जैसा नहीं है। अब आने दो, फेज में और डिटेल में समझाऊंगा, आएगा वक्त जब आएगा। लेकिन अभी तो इतने से भी काम चल रहा है ना हमारा, इतने से भी तो काम चल ही रहा है कि फेज सेम नहीं है। सर ने ये बताया था इसको फेज बोलते हैं, तो जब ये और ये एक जैसा है ही नहीं तो फेज तो सेम है ही नहीं ना। लेकिन फेज सेम करने के लिए, चेक करने के लिए, ऐसा नहीं चेक कर दे कि एक इक्वेशन साइन में और एक कॉस में हो। भाई x इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी और x इक्वल टू आर कॉस ओमेगा टी, और आप अचानक जज्बाती हो जाओ सर आपने तो फेज ये बताया था वो तो सेम है। एक्चुअली एक बात बताओ, एक आदमी टेबल पे खड़ा हो जाए और एक जमीन पे, मान लो एक आदमी ये रहा और एक आदमी स्टूल पे खड़ा है, और मैं कहूं इनकी हाइट सेम है, क्या ये सही बात है? बताना, क्या इन दोनों की हाइट सेम है क्या? क्योंकि मैंने ऊपर ऊपर की ये चीज चेक करी, ठीक है, मैंने हाइट का मतलब ये, फेज का मतलब ये बता दिया, तो इसका मतलब ये नहीं सिर्फ ये चेक करना है, हमें ये भी तो देखना है कि वो एक जैसे प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं कि नहीं। नहीं है भैया, एक जैसी हाइट नहीं है उनकी, नहीं है भैया एक जैसा। ऐसे देखिए, पहले इनको एक जैसा करो, या अच्छा यहाँ छूट है, आप इसे कॉस में करके चेक कर सकते थे, मैंने ऐसे साइन में कन्वर्ट किया है। अब इसे पहले एक प्लेटफॉर्म पर लाओ, या तो इसे भी स्टूल पे चढ़ाओ या इसे जमीन पे लाओ, फिर चेक करो कितना अंतर है। ठीक है, 14.10, 11 to 11 में करा चुका हूं, 11 to 11 करा चुका हूं, 13 अभी नहीं करा रहा। 14.14, अच्छा एक काम, एक मिनट, एक चीज आप अपने आप करना, 14.14, 15 आप अपने आप करना है ना, सीरियसली अपने आप करना, एक आध होमवर्क में, ठीक है? ओके चलिए, मैं 24 कितना लो और 25 कराता हूँ पहले, 24 और 25। बेटा तीसरी मीटिंग यदि आई तो करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। अब आप फ्री हो कभी भी क्लास स्किप मार सकते हो, बाद में देख लेना। 14.24, ठीक है। अब बॉडी डिस्क्राइब एसएचएम, एक बॉडी एसएचएम कर रही है विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 5 सेंटीमीटर, आर है उसका 5 सेंटीमीटर, हमने एम्पलीट्यूड को आर से रिप्रेजेंट किया ना, एंड अ पीरियड ऑफ 0.2 सेकेंड, टाइम पीरियड 0.2 सेकेंड है। ओके, तो फाइंड द एक्सीलरेशन, फाइंड द एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी व्हेन। अब की बार देखिए, पहले देखो सिचुएशन ये है कि एक बंदा ऑसिलेट कर रहा है और उसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 5 सेंटीमीटर है। ओके, अब सवाल ये है कि हमें ए और वी निकालना है उस समय जब वो, पहला सवाल, जब आपको ए निकालना है और आपको वी निकालना है ना, जब एक्स की वैल्यू 5 सेंटीमीटर हो। अब उसने बेटा प्लस माइनस तो दिया नहीं है, तो हम भी प्लस माइनस नहीं निकाल पाएंगे, ठीक। तो 5 सेंटीमीटर का मतलब समझ रहे हो, वो यहां पर है बंदा 5, अरे 5 ही एम्पलीट्यूड है और एक्स की वैल्यू 5 है, यानी पार्टिकल यहां है, यहां पर है पार्टिकल, तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो जब यहां पर होता है तो वेलोसिटी तो 0 हो गई ना, लो वेलोसिटी तो मैंने निकाल दी झटके से, वेलोसिटी 0 हो गई, और ए अपना ए मैक्सिमम होता है। अच्छा ये चीज पहचानो, समझ में आई कि नहीं? जब पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम पर ही होगा तो वेलोसिटी तो 0 होगी, और ए की वैल्यू भी कोई नॉर्मल नहीं होगी, अपना मैक्सिमम एक्सीलरेशन होगा। और मैक्सिमम एक्सीलरेशन क्या होता है? मैक्सिमम एक्सीलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर। ये टी दिया ही इसलिए है कि देखो ओमेगा 2π/t होता है, 2π और t की वैल्यू 0.2, कितना हो गया 2 से 2 10 पाई, ओमेगा हो गया 10 पाई, तो ओमेगा स्क्वायर हो गया 100 पाई स्क्वायर, तो 100 पाई स्क्वायर इंटू आर, आर कितना है 5 सेंटीमीटर, यदि सेंटीमीटर में डालोगे तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, और अब मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। कर लेना इसको। ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। हाँ अब बताओ ये समझ में आया नहीं आया, आप बताओ बेटा जल्दी से, जल्दी से हाँ या ना टाइप करो, जल्दी से हाँ या ना बोलो, जल्दी बोलो, आया नहीं आया? नहीं आया, आया आया आया, थोड़ा थोड़ा आया, ठीक। कुलदीप को नहीं आया, आएगा भी नहीं बेटा, जब तुम 6:30 बजे के बैच में 7:45 पे आओगे तो क्यों आएगा समझ में? तो मैं कुलदीप, और वैसे भी फीस थोड़ी नहीं आई, बिना फीस के कैसे समझ में आ जाएगा बेटा। और देखिए अगला है, अच्छा अगला नहीं, सी कराता हूं मैं पहले, सी। सी में डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है 0, यानी पार्टिकल यहां पर है, पार्टिकल यहां पर है। अब वो तो उसने एरो बताया नहीं है, कोई बात नहीं, हम यू मान लेते हैं, ठीक है। पार्टिकल तो एक्स की वैल्यू कितनी है 0, तो अब की बार एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। अच्छा एक्सीलरेशन क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि एक्सीलरेशन का फॉर्मूला तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है,
तो जब x ही 0 है, x ही 0 है, तो ये 0 लुढ़क गया है ना। पहला सवाल तो ये हो गया। अब दूसरा सवाल है वेलोसिटी निकालो। अब वेलोसिटी के लिए बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। वेलोसिटी तो आप सीधे सीधे आर ओमेगा लगा सकते हो कि मैक्सिमम है, कि मैक्सिमम वेलोसिटी है। अब बताओ आर कितना है, 5 सेंटीमीटर, ओमेगा कितना है, कर देना, उसे मल्टीप्लाई कर देना, ये आपका काम है। थोड़ा जल्दी निपटना चाह रहे हो। अब बी क्वेश्चन नंबर बी ये कह रहा है कि यदि पार्टिकल 3 सेंटीमीटर पर हो, तो यहां है बंदा, ये डिस्प्लेसमेंट दे रखा है x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, मतलब वो एक्सट्रीम पर भी नहीं है, समवेयर एल्स है। अब उसने एरो फेरो नहीं बताया है, तो हम डायरेक्शन तो नहीं बता पाएंगे। अब देखिए सच्चाई ये है, यदि आप सारे सवाल एक ही फॉर्मूले से करना चाह रहे हो, तो आपको एक फॉर्मूला बताया था मैंने, प्लस माइनस आर ओमेगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वेलोसिटी का, है ना। बताना यदि ये फॉर्मूला मैं यहां प्रयोग करता हूं, यहां पर, तो x की वैल्यू कितनी है, r के बराबर है ना। x की वैल्यू 5 सेंटीमीटर r के बराबर, तो जैसे मैं x r रखूंगा तो v 0 आ जाएगा। ठीक, इस वाले में करूंगा इसी फॉर्मूले का प्रयोग, तो x कितना है 0, x की वैल्यू 0 रख दीजिए, v इक्वल टू प्लस माइनस आर ओमेगा आएगी। ओ r नहीं आता, सॉरी r यहां नहीं, यहां अंदर है, सॉरी, ठीक है, ये रहता है फॉर्मूला। ठीक, अब यहां क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड पोजीशन नहीं है, तो जैसे हम यहां डायरेक्ट कर गए, हम फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन जहां डायरेक्ट कर सकते हैं वहां छक्का, जब भी लुल्लू बॉल मिले तो छक्का मारना चाहिए ना, कि हर बॉल पे टुक 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 करोगे। चलिए अब इस पे देखते हैं, तो बताना x की वैल्यू डाल दो, तो v बराबर प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट r कितना है 5 स्क्वायर और x कितना है 3 का स्क्वायर, तो ये तो 4 हो जाएगा ना, v इक्वल टू प्लस माइनस 4 ओमेगा। लो हो गया। और लास्ट क्वेश्चन, सीरियसली लास्ट क्वेश्चन 14.25 14.25 14.25 ये क्या कह रहे हैं, अ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग इज फ्री टू ऑसिलेट। ठीक है, एक मास है, पहले स्प्रिंग बना देता हूं ना, ये इज फ्री टू ऑसिलेट विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन हॉरिजॉन्टल प्लेन विदाउट फ्रिक्शन और डैम्पिंग, कोई फ्रिक्शन और चुल नेगेटिव फोर्सेस नहीं है। अब सुनना, इट इज पुल्ड टू अ डिस्टेंस x नॉट। अब सुनिए अगले फिगर को समझना, अगला फिगर क्या है, इसको खींचा गया है पहले, और कितना खींचा गया है, x नॉट डिस्टेंस तक खींच दिया गया है। अब एम्पलीट्यूड कितना हुआ ये बताओ, कितना एम्पलीट्यूड हुआ, उसे इतना खींच लिया है, इतना ही हुआ ना x नॉट। लेकिन इस सवाल में एक चुल और है, सुनना अब, x नॉट, इसके अलावा जो चुल है बस वही, इससे x नॉट तक खींचा एंड पुश्ड टुवर्ड्स द वेलोसिटी v नॉट एट टाइम t इक्वल टू 0, डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड and the resulting oscillation in terms of omega, determine the amplitude of the resulting oscillation, एम्पलीट्यूड निकालना है। सुनो सवाल समझ लो, बहुत आसान है, बस इसे सिर्फ खींचा ही नहीं गया है, खींचने के बाद एक छोड़ते समय एक धक्का दे दिया, मतलब जब इसे खींचा है ना, उसके बाद एक तो होता है यूं करके छोड़ देना। अच्छा जैसे किसी बॉडी को मैं यूं छोड़ दूं, तो ये इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, लेकिन किसी को मैं यूं फेंकूं तो इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है ना, तो इसको यूं करके एक धक्का और दिया गया है इधर की ओर, v नॉट, एक धक्का इधर की ओर दे दिया गया है। और जो लोग ऐसे नहीं समझे, ऐसे समझो, दोबारा समझो, दोबारा समझना, और समझ में आ जाए तब हम आगे बढ़ेंगे। बेटा ऐसे समझो कि इसको मैंने x नॉट खींच के छोड़ दिया है, सिर्फ x नॉट, इसको x नॉट खींचा, एक काम खींचा हुआ दिखा देता हूं, है ना, ये मीन पोजीशन थी, x नॉट खींच दिया। और बताना यदि कोई फ्रिक्शन है ही नहीं, सुनना, तो बताना ये बंदा इधर भी x नॉट आएगा, फिर इधर x नॉट जाएगा, फिर इधर x नॉट जाएगा, फिर इधर x नॉट आएगा, फिर इधर x नॉट आएगा, जैसे पेंडुलम है। ठीक है, पेंडुलम है, समझना, यदि ये कोई पेंडुलम मैंने यहां से छोड़ा, इमेजिन करो छोड़ दिया इसको, ये ऑसिलेट कर रहा है। अब इमेजिन करो मैं राइट हैंडर हूं तो इधर मान लेना वो चीज, ये ऑसिलेट कर रहा है ना, जैसे ही वो एक्सट्रीम पोजीशन पर आए, जैसे ही आए, जैसे आएगा है ना इधर, मैं अचानक उसको एक थप्पड़ मार दूं, ये मान जा, दूसरा देखिए, इमेजिन करो ये यूं ऑसिलेट कर रहा है चुपचाप, कोई डैम्पिंग नहीं है, तो जितना इधर जा रहा है उतना इधर जा रहा है, जितना उधर उतना इधर जा रहा है ना।
जितना इधर उतना इधर। अब अचानक यदि ये इधर आ जाए और मैं एक थप्पड़ मार दूं, तो उसी समय ही थप्पड़ मारूं, यानी ये देखो ये इधर जा रहा है फिर इधर जा रहा है, एक्स नॉट इधर एक्स नॉट इधर एक्स नॉट इधर एक्स नॉट इधर, थोड़ी देर के लिए रुकता है फिर वो इधर आ जाता है, उधर जाता है, ऐसे। अब अचानक जब वो अपनी एक्सट्रीम पर आए और तुम इसमें एक जेंटल पुश और वी नॉट का दे दो, तो क्या अब भी एम्पलीट्यूड एक्स नॉट ही रहेगा जैसे ही उसको ये थप्पड़ पड़ गया? तो ये बताइए, अचानक से उसको एक्सट्रीम पोजीशन पे आते ही, जैसे बंदे को झूले देते हैं ना, झूला होता है और एक्सट्रीम पर एक धक्का और दे देते हो, कोई झूला झूल रहा है ना, और अचानक झूले पे यूं आए एक धक्का और दे दो, तो क्या अब भी एम्पलीट्यूड वही रहेगा? नहीं ना, बढ़ जाएगा ना, बढ़ जाएगा ना। वही बढ़ा हुआ एम्पलीट्यूड आपको निकालना, बस इतना क्वेश्चन है। वही बढ़ा, ये समझ में आ गया कि नहीं? ऐसे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे कि जब किसी को एक्सट्रीम पोजीशन पर एक धक्का और मिल जाएगा, एक धक्का और मिल जाएगा, तो उसमें एक नया एम्पलीट्यूड जनरेट होगा, यानी ये अब कुछ और जब लौट के आएगा तो यहां तक आएगा, यहां पे भी उतनी जाएगा ये। तो अब बताइए, ये सब हुआ है t इक्वल टू 0 पर। अब निकालते हैं एम्पलीट्यूड। तो कैसे निकलेंगे? मान लो मैंने x इक्वल टू आर कॉस ओमेगा टी मान लिया, इसका एम्पलीट्यूड r है, मान लिया एम्पलीट्यूड जो नया जनरेट हो गया वो r एम्पलीट्यूड है, तो फिर इसकी इक्वेशन यही तो होगी, यही तो होगी इक्वेशन इसकी। यदि ये x इसकी इक्वेशन है, तो यदि ये इक्वेशन x है तो v क्या होगी बेटा? मैं डिफरेंशिएट करके लिख देता हूं, माइनस आर ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया, ये इसकी वेलोसिटी हो गई, हो गई। इसका मतलब पार्टिकल यहां तक जा रहा है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है और ये कोई उसकी जनरल कंडीशन है, और पार्टिकल यहां से स्टार्ट ले रहा है, आप ऐसे समझ लो। उसकी एक्सट्रीम तो अब ये हो गई है, लेकिन आपकी स्टॉप वॉच यहां स्टार्ट हुई है, बस इतना हो गया, स्टॉप वॉच स्टार्ट यहां हो गई। तो अब बताना, इस फिगर को गौर से देखो, t इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू x नॉट है ना, प्लस x नॉट है क्योंकि वो इधर जा रहा है ना, ऐसे या प्लस x नॉट लिख देते हैं, और v नॉट कितना है? v कितना है? माइनस v नॉट है। अच्छा, माइनस v नॉट क्यों लिखा मैंने? माइनस v नॉट क्यों लिखा है? माइनस v नॉट क्यों लिखा है? क्योंकि एरो उसका इधर की ओर है, एरो इसका इधर की ओर है। तो चलिए अब इनिशियल कंडीशन डालते हैं यहां पर, पहले ये डालते हैं, ये तो x की जगह डाल देता हूं x नॉट, r की जगह r कॉस ओमेगा 0 प्लस 5, यानी x नॉट हो गया r कॉस 5। ये समझ में आया? इसमें भी डाल देते हैं ये वैल्यू, v की जगह क्या डालू? माइनस वी नॉट, v की जगह माइनस वी नॉट, माइनस r ओमेगा साइन ओमेगा 0वें सेकंड थी ना वो वेलोसिटी, 0वें सेकंड, यहां स्टॉप वॉच स्टार्ट हुई है, तो माइनस से माइनस कटा है बस। तो वी नॉट इक्वल टू, एक काम और करो, ओमेगा को इसके नीचे सजा दो, उसका रीजन अभी समझ जाओगे, ये बचेगा सिर्फ साइन 5। अब बताइए, आर कॉस 5 ये है, आर साइन 5 ये है, आर कॉस 5 ये है, आर साइन 5 ये है, आपको तो सिर्फ आर निकालना है। तो वही जो 14.7 सवाल था शायद, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो। बताइए, इसका स्क्वायर करूंगा, इसका स्क्वायर करता हूं, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5, ये आर स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करूंगा तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 हो जाएगा, और उधर हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर। दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ दिया, तो ये नियत, अब आप समझिए ओमेगा नीचे लाने की नियत क्यों दी। यदि मैं ओमेगा नीचे नहीं लाता, यहाँ अटका रहता ओमेगा, और यहाँ अटका रहता तो इन्हें जोड़ने नहीं देता। अब जुड़ तो गई ये आर स्क्वायर, ये बचा 1, और उधर हो गया आर स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर। कुछ गड़बड़ हो गई है, मुझे ऐसा लग रहा है जी, कुछ गड़बड़ शिड़बड़ हो गई है क्या? एक मिनट देंगे तो, एक्स नॉट कुछ, अरे गड़बड़ ये हो गई है, दिस इज एक्स नॉट का स्क्वायर है, सॉरी बेटा। हाँ, इधर स्क्वायर करूंगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो एक्स नॉट हो गया, ठीक। तो अब बताइए, ये हो गया आर स्क्वायर ब्रैकेट में 1 इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर, तो आर बराबर आ गया अंडर रूट, ये आंसर है। उसने ये भी बोला था आंसर हमें इसी टर्म में चाहिए, ठीक है। जल्दी बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? यदि नहीं आया होगा तो एक और सवाल कराऊंगा, आ गया होगा तो फिर जरूरत क्या है मुझे कराने की। अब आप राजी राजी नहीं, गैर राजी बोलोगे, आ गया सर, आ गया, ठीक।